डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। 2027 2026 के अपकमिंग एग्जाम्स न्यू सेशन के लिए ये फर्स्ट ओपन मीट हो रहा है। खास करके सीटेट से हम लोग इस बार सेशन को शुरू कर रहे हैं। तो सीटेट पर आने से पहले सीटेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, पेपर स्ट्रक्चर, ये सब कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है। उसको लेने के बाद हमको ये समझना है कि देखो यार, सीटेट एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है और क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है तो सीटेट बस पास करना ज़रूरी है, चाहे गवर्नमेंट टीचिंग जॉब हो चाहे प्राइवेट टीचिंग जॉब हो। तो सीटेट पास करने से आप सिर्फ एक टीचिंग जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जॉब में सेलेक्ट नहीं होते हो। तो जॉब में सिलेक्शन के लिए या जॉब को लेकर क्या अप्रोच होना चाहिए, उस पर पहले सीटेट के रिगार्डिंग कुछ बेसिक बातें हम लोग समझेंगे। उसके बाद वो जॉब वाले एस्पेक्ट पर थोड़ा सा फोकस करेंगे कि क्या क्या डिफरेंट डोमेन ऑफ वर्क हमारे पास होना चाहिए। तो देखो, जैसा कि मैंने बोला शुरुआत में कि सीटेट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो क्वालिफाइंग एग्जाम का मतलब क्या होता है? देखिए यार, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। सीटेट का एग्जाम ऐसा है कि बस आपको पेपर देना होता है और पास करना होता है, ठीक है। इसमें कोई मेरिट नहीं बनता है। मेरिट नहीं बनने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो नॉर्मली कोई वैकेंसी आती है, कोई जॉब आता है, तो क्या होता है, टोटल आपको देखने के लिए मिलेगा, पता चलेगा टोटल 800 सीट है, 2 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया है। तो अगर टोटल 800 सीट्स है और 2 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया है, तो केवल और केवल 800 कैंडिडेट ही सेलेक्ट होंगे। मान लो टोटल 800 सीटें हैं, 2 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया है, तो जब रिजल्ट आएगा तो केवल और केवल 800 लोग ही सेलेक्ट होंगे। लेकिन सीटेट के एग्जाम में ऐसा नहीं है। सीटेट का पेपर होता है 150 मार्क्स का। पेपर में 150 क्वेश्चंस आते हैं। तो 150 में ना जितने भी कैंडिडेट 90 पाएंगे सब पास हैं, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट 90 मार्क्स पाएंगे सभी कैंडिडेट पास कहलाते हैं, ठीक है। तो 150 में जनरल कैटेगरी में जो भी बच्चा 90 मार्क्स पाएगा वो सीटेट पास है। तो अब वो इस साल 5000 लोग 90 पा जाएं, 7000 लोग 90 पा जाएं, 70,000 बच्चे ऐसे हों जो 90 से ऊपर पा जाएं, 1 लाख से ऊपर स्टूडेंट हो जो 90 से ऊपर पा जाएं, तो जितने भी कैंडिडेट 150 में 90 पाएंगे वो सभी कैंडिडेट पास कहलाएंगे। यही फर्क है क्वालिफाइंग एग्जाम और नॉर्मल किसी और एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में या किसी और गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में, ठीक है। तो फंडा बहुत क्लियर है कि सीटेट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। इसीलिए सीटेट को पास करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट का डेटा कहता है, और आपको पता होना चाहिए कि सीटेट का एग्जाम सीबीएसई कराता है, तो सीबीएसई की वेबसाइट पर ही अवेलेबल है। सीटेट की वेबसाइट पर सीधा सीधा तुमको देखने के लिए मिल जाएगा कि अगर 100 बच्चे सीटेट देते हैं तो उसमें से 82 कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं, ठीक है। 82 से ज़्यादा ही है, ये परसेंटेज मैं आपको कम बता रहा हूँ, कंजर्वेटिव नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा ही है, 84-86 कैंडिडेट तक फेल हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सीटेट एक क्वालिफाइंग एग्जाम होने के बाद भी ऑलमोस्ट 82% 84% कैंडिडेट ऐसे हैं जो सीटेट के पेपर में फेल हो जाते हैं। और हाँ, अगर आप सीटेट नहीं पास हैं तो ना आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हैं, ना आप प्राइवेट जॉब के लिए एलिजिबल हैं। तुम एक आर्गूमेंट दे सकते हो कि नहीं सर, मेरी तो कोई दीदी भैया जानने वाले फलाना स्कूल में सीटेट नहीं पास है तो पढ़ा रहे हैं। देखो यार, वो टोटली स्कूल वाले की इंडिविजुअल मेहरबानी है कि मान लो स्कूल में काफ़ी समय से पढ़ा रहे हो और स्कूल का डायरेक्टर इस बात को इग्नोर कर रहा है, आप पुराने हो, पढ़ा रहे हो, आपको रिकॉर्ड में, डेटा में आपको अलग तरीके से उन लोगों ने शो कर रखा है, वो सब एक अलग मसला होता है। अदरवाइज चाहे आपको गवर्नमेंट टीचर बनना हो चाहे आपको प्राइवेट टीचर बनना हो, सीटेट का एग्जाम पास करना कंपलसरी है, ठीक है। अब इसमें भी सीटेट में भी क्या है ना, कई लेवल है। जैसे मान लीजिए सीटेट में भी कई लेवल है। लेवल्स कैसे डिफाइन होते हैं? कई लेवल मतलब टोटल 2 लेवल है सीटेट में बेसिकली, ठीक है। सीटेट में टोटल 2 लेवल हमें देखने के लिए मिलते हैं। 2 लेवल में क्या है? एक तो सीटेट का लेवल 1 बेसिकली जो पेपर 1 होता है, ठीक है। सीटेट का लेवल 2, ठीक है, जो पेपर 2 होता है, ठीक है। सीटेट का पेपर 1 केवल और केवल जो लोग डिप्लोमा लेवल का डिग्री लिए होते हैं वो लोग फिल करते हैं, जिसका मतलब हो गया डीएलएड वाले, ठीक है, जेबीटी वाले, ठीक है, जेबीटी वाले। उसी तरह क्या कहते हैं, कोई और लेवल इस तरह का डिग्री आपने लोगों ने, मतलब अगर इंडिया के अलग अलग स्टेट में हो तो डीएलएड, जेबीटी, इन सब चीज़ों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली जो भी लोग प्राइमरी लेवल के टीचर बनते हैं, 1 से 5 तक के जो टीचर बनते हैं, प्राइमरी लेवल के टीचर बनते हैं बेसिकली, तो वो लोग सीटेट का पेपर 1 देते हैं। वो सभी कैंडिडेट सीटेट का पेपर 1 देते हैं। बाकी जितने भी हायर डिग्री वाले हैं, बीएड वगैरह वाले हैं, ये लोग सीटेट का पेपर 2 देते हैं, ठीक है। ये लोग केवल और केवल सीटेट का पेपर 2 देते हैं। अब मुद्दे की बात यहां पर यह है कि बीएड वाला बच्चा ना सीटेट का पेपर 1 देने के लिए एलिजिबल ही नहीं होता है।
ठीक है, पहले हुआ करता था। आप हो सकता है कि किसी ऐसे टीचर से मिल जाए जो कह दे कि एलिजिबल है। तो देखो यार 2022 तक हुआ करता था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है, जो बीएड का कैंडिडेट है वो सीटेट का पेपर 1 नहीं देता है, क्योंकि बीएड वाले प्राइमरी के टीचर नहीं बन सकते हैं। बीएड वाले बेसिकली क्या बनते हैं, टीजीटी लेवल के टीचर बनते हैं, बोला जाए तो 6 से 8 तक। ठीक है, प्रमोशन वगैरह लेकर और आगे चीज़ों को खींच दोगे तो क्लास 9 10 भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। अदरवाइज होता क्या है, टीजीटी लेवल बेसिकली क्लास 6 to 8। तो जितने भी बीएड वाले कैंडिडेट्स होते हैं वो लोग टीजीटी लेवल का ही पेपर देते हैं। 6 to 8 का ही मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम होता है। कुछ राज्यों में 9 10 भी इंक्लूड होता है। अदरवाइज सीटेट में मतलब जो बीएड वाला बच्चा है वो सीटेट का पेपर 2 ही देता है। ठीक है, और वो बेसिकली टीजीटी लेवल कहलाता है। क्लास 6 to 8 तक का लेवल वहां पर हम इसको मानते हैं। अच्छा, अब एक चीज ये भी है, बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं कि सर मैं तो 11 12 का टीचर बनना चाहता हूं, तो क्या मुझे भी सीटेट देने का जरूरत है? नहीं, आपको सीटेट देने का जरूरत नहीं है। सीटेट ऐसे बच्चों के लिए कंपलसरी नहीं होता है। लेकिन हाँ, 11 12 का टीचर बनने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होता है कि हाँ भाई तुम्हारे पास पीजी का डिग्री होना चाहिए। ठीक है, पीजी का डिग्री होना चाहिए प्लस बीएड। ठीक है, प्लस बीएड। जो भी 11 12 का टीचर बनने के लिए सोच रहा होता है, जो भी कैंडिडेट। लेकिन देखो होता क्या है, आप 11 12 का टीचर बनना चाहते हो, दैट डजेंट मीन कि आपके लिए वैकेंसी आएगी और आप सेलेक्ट हो जाओगे। होता क्या है, टीचिंग जॉब में ना सबसे ज़्यादा वैकेंसी प्राइमरी लेवल पर आती है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी प्राइमरी लेवल पर आती है। अगर 10 में 6 सीटें ऐसी होंगी जो प्राइमरी लेवल पर आएगा। फिर टीजीटी लेवल पर होता है। टीजीटी लेवल पर कैसा होगा कि 3 सीटें टीजीटी लेवल पर आएंगी और फिर पीजीटी लेवल पर आपको 1 सीट देखने के लिए मिलेगा। आउट ऑफ 10 ये रेशियो आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आउट ऑफ 10 आपको ये रेशियो देखने के लिए मिल जाएगा एक जॉब की जब वैकेंसी आती है। तो देखो यार, अगर कोई ऐसा है जो सोच रहा है कि नहीं हमको तो 11 12 का पेपर देना है, मतलब हमको तो 11 12 का टीचर बनना है और वहाँ सीटेट देने का जरूरत नहीं है, वहाँ तो सिर्फ पीजी और बीएड रिक्वायर्ड है। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप इसे 1 सीट पर सेलेक्ट हो जाओगे। तो आपके लिए कहीं ना तो कहीं जॉब भी तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। तो इन दैट केस आपको सीटेट देना पड़ेगा टीजीटी लेवल वगैरह पर सेलेक्ट होने के लिए। ठीक है, तो आई होप वी आर वेरी क्लियर कि सीटेट क्या है। सिंपल सा एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम है। और ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है आर्टिकल 21A के तहत 2010 में जो इंप्लीमेंट हुआ था, उसके बाद से ही आपको सीटेट का पेपर देखने के लिए मिलता है। आप सीटेट के वेबसाइट पर जाओगे तो वहां तुमको देखने के लिए मिल जाएगा कि आरटी एक्ट में ये बात मेंशन है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एक एग्जाम होगा। ठीक है, यही टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम जब सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है, केंद्र सरकार करवाती है, तो उसी को हम सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, सीटेट का एग्जाम कहते हैं। और जब आपकी स्टेट गवर्नमेंट करवाती है, मान लो तुम यूपी के हो, ठीक है, तो उसी को यूपी टेट कह देते हैं। ठीक है, कोई बिहार का है तो उसी को बिहार टेट कह देते हैं या बिहार एस्टेट भी कहते हैं। ठीक है, बिहार में एस्टेट भी होता है, उसी को कहते हैं एक तरह से। उसी तरह कोई हरियाणा का है तो हरियाणा टेट का एग्जाम अलग होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो अपना करवाती है, लेकिन सीटेट क्या होता है, बेसिकली सेंट्रल लेवल का टीचिंग जॉब में आपको एलिजिबल करने का एक एग्जाम है, जो आपको गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट टीचिंग जॉब हो, सभी जगह पर वो आपको एलिजिबल बनाता है। तो आई होप वी आर क्लियर कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीटेट में क्या है भाई। पेपर 1 क्लास 1 to 5 का टीचर बनने के लिए देते हैं, पेपर 2 क्लास 6 to 8 का टीचर बनने के लिए देते हैं। और हाँ, बीएड वाला बच्चा पेपर 2 ही देगा। जो भी डिप्लोमा लेवल वाले बच्चे हैं वो पेपर 1 देंगे। कोई ऐसा बच्चा है जिसने डिप्लोमा करने के बाद बीएड किया था तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में एलिजिबल हो जाता है। कोई भी ऐसा बच्चा है जो दोनों को मतलब डीएलएड किया था बाद में बीएड किया था, दोनों में एलिजिबल हो जाता है। फिर आता है डज इट गारंटी अ जॉब? नो, इट इज जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जाम। कहीं भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम में आउट ऑफ 150 जितने कैंडिडेट 90 पाएंगे, जनरल कैटेगरी में मैं बता रहा हूं, जनरल कैटेगरी में जितने कैंडिडेट 90 पाएंगे वो सब कैंडिडेट पास हो जाते हैं। तो सीटेट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। क्या इसमें एज क्राइटेरिया होता है? नहीं। ठीक है, कोई एज क्राइटेरिया नहीं होता है। एग्जाम पैटर्न भी बहुत सिंपल है। पेपर 1 पेपर 2 का दोनों का स्ट्रक्चर दे रखा है आपके स्क्रीन पर। ठीक है, ये पेपर 2 है। जितने भी बीएड वाले कैंडिडेट हैं ये पेपर देते हैं। ठीक है, जितने भी डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं ये पेपर देते हैं। ठीक है, कुछ आपको सिमिलर सा देखने के लिए मिलेगा, लेकिन दोनों का पेपर अलग अलग तरह का होता है। पेपर 1 वाले का पेपर अलग होता है, पेपर 2 वाले का पेपर अलग होता है। ठीक है, वो डिप्लोमा लेवल वाले होते हैं और ये बीएड लेवल वाले कैंडिडेट्स होते हैं। सीटेट का सर्टिफिकेट कब तक वैलिड रहता है? देखो यार, पहले हुआ करता था कि 2 साल के लिए वैलिड है, 7 साल के लिए वैलिड है। अब क्या हो गया है, एक बार आप सीटेट पास कर लोगे तो फिर लाइफ टाइम वैलिड है। एक बार आप सीटेट पास कर लोगे तो फिर लाइफ टाइम वैलिड है। क्या एग्जाम ऑनलाइन होता है? हाँ, पहले ऑफलाइन होता था, फिर
फिर सरकार ने मतलब ऑनलाइन का चूरन दिया, फिर हुआ क्या कि जो है ऑनलाइन एग्जाम, सीटेट का ऑनलाइन एग्जाम करने कोई सेंस नहीं बनता है, तो वापस से फिर से पेपर ऑफलाइन होने लगा। तो ये सब आजकल लगा हुआ है, तो पेपर फिलहाल ऑफलाइन ही होता है। यहाँ पर एक जो मुद्दे की बात और समझने की जरूरत है, जो भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है, ठीक है, अक्सर कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक कर जाते हैं। मान लो उन्होंने सीटेट का पेपर दिया, ठीक है, और उनके 90 मार्क्स नहीं आए, ठीक है, मान लो उनके 90 मार्क्स नहीं आए, उनके आए 86, तो कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए पता है पासिंग मार्क्स क्या होता है? 82। कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट है उसके लिए पासिंग मार्क्स होता है 82, जनरल के लिए पासिंग मार्क्स है 90, ठीक है। कैटेगरी वाले बच्चे क्या करता है, वो देखता है अच्छा मेरा 86 आ गया, हम तो सीटेट पास हो गए, वो सोचता है धोखे से धक्के से जैसे भी हुआ बस पास हो गए। देखो यार, इससे प्रॉब्लम होगी। इससे प्रॉब्लम क्या होगी, मान लो तुम कैटेगरी के हो और मान लो तुम यूपी के हो, कल को कोई वैकेंसी दिल्ली में आ गई तो तुम्हारा कैटेगरी दिल्ली में मान्य नहीं होगा। अगर तुम्हारी कैटेगरी दिल्ली में मान्य नहीं है और तुम कैटेगरी से सीटेट पास हो तो फ्यूचर में आपको जॉब लेने में दिक्कत होगा, ठीक है, क्योंकि दूसरे स्टेट में आपको जनरल ट्रीट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो यूपी में ओबीसी में आता है, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, या एससी कैटेगरी में आता है या एसटी कैटेगरी में आता है, हाँ, तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो आदमी हरियाणा में भी ओबीसी में ही आता हो या एससी एसटी में ही आता हो। तो ऐसे कैंडिडेट कल को दूसरे स्टेट में वैकेंसी आएगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो कैंडिडेट की पूरी कोशिश होनी चाहिए, सभी कैंडिडेट्स की, आप आउट ऑफ 150 90 पाओ, 90 पाकर ही आपको पास होना है, यही आपका टारगेट होना चाहिए। देखो ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि देखिए यार, होता क्या है कि बच्चा जब प्रिपरेशन वगैरह के लिए सोचता है तो वो क्या सोचता है कि कौन ऐसा है जो ऑनलाइन लाइव फ्री में करा रहा है, कौन ऐसा जो सस्ते कोर्स में करा रहा है। तो बात लाइव फ्री सस्ते कोर्स का नहीं होता है, सस्ते में तो भाई बहुत सस्ते में कट भी जाता है उसका, क्योंकि वहां आपको सिर्फ एक ही बात समझाया जाता है कि तुम कैसे भी 150 में 90 नंबर पा जाओ और पास हो जाओ। लेकिन उस पास होने का कोई मतलब नहीं है अगर आपको कल को जॉब नहीं मिलता है। आप मेरे कहने पर क्यों जा रहे हैं, अपना लॉजिक यूज करो कि अच्छा सीटेट पास हो गया, आप टीचर के जॉब मतलब टीचिंग के जॉब के लिए आप एलिजिबल हो गए, तो उससे क्या बदल जाएगा तुम्हारे जीवन में? भाई तुम्हारा सिलेक्शन होना भी तो ज़रूरी है, तुम्हारा जॉब होना भी तो ज़रूरी है, तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट होना भी तो ज़रूरी है, तुम्हारे पास पैसा होना भी तो ज़रूरी है, नहीं तो वो सिर्फ क्वालिफाइड से आप क्या करोगे? तो देखिए होता क्या है कि प्रिपरेशन में ना बस हमको इस बात का थोड़ा सा हमको ध्यान रखना होता है कि हमारा सस्टेन्ड गाइडेंस इस हिसाब से जाए जो हमको जॉब की तरफ ले जाए, ट्रेजेक्ट्री जॉब की तरफ जाए, ना कि सस्ता कोर्स, महंगा कोर्स और ये सारी चीज़ें। क्योंकि देखो होता क्या है कि जब एक कैंडिडेट, एक फ्रेशर कैंडिडेट जब बीएड वगैरह में एडमिशन लेता है या डीएलएड वगैरह में एडमिशन लेता है तो स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि शुरुआत में तो बहुत जोश रहता है, लेकिन जब ज्वाइन करते हैं तो कॉलेज वॉलेज में इतना प्रेशर रहता है ना कि बीएड के कॉलेज में है कि कुछ सिखाएं ना सिखाएं, लेकिन दुनिया भर का असाइनमेंट और ये वो आलतू फालतू चीज़ों में, मतलब अनप्रोडक्टिव चीज़ों में आपको अच्छा खासा इंगेज कर देते हैं और कैंडिडेट को कहीं ना तो कहीं सेल्फ पर्सनालिटी बिल्डिंग, सेल्फ लर्निंग, स्किल वगैरह पर अपने टाइम नहीं दे पाता है। फिर फ्यूचर में होता क्या है कि सीटेट भी पास कर लिया, डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये देखो जो टीचर बनने का जर्नी है ना वो सीटेट के एग्जाम से ही शुरू हो जाता है। अब ये आपको देखना है कि ये हमको किस तरीके से करना है, क्योंकि सीटेट तो एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, चाहे आप डीएलएड किए हो चाहे आप बीएड किए हो। डीएलएड किए हो तो सीटेट का पेपर 1 दोगे, बीएड किए हो तो सीटेट का पेपर 2 दोगे। दोनों का एक सिलेबस है, पेपर 1 का सिलेबस अलग है, पेपर 2 का सिलेबस अलग है, ठीक है। दोनों एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। 150 में जितने भी कैंडिडेट 90 पाएंगे पास हो जाएंगे। 90 पा के पास होने के बाद व्हाट, ठीक है। और दूसरा चीज, कैटेगरी वाले स्टूडेंट भी कई बार ये गलती करते हैं कि पता चलेगा 90 से कम मार्क्स है, सोचते हैं बस पास हो गया तो काम बन गया। नहीं, दैट इज नॉट सफिशिएंट, उस पर भी आपको काम करने की जरूरत है। तो देखो जब आप सीटेट पास कर लेते हो तो आपका एलिजिबिलिटी बन जाता है प्राइवेट टीचिंग जॉब्स के लिए, तो आप श्योरली जाके इंटरव्यू वगैरह दे सकते हो। ये तो एक एस्पेक्ट है ही, ठीक है, ये एक एस्पेक्ट है कि आप जाके प्राइवेट जॉब्स के लिए इंटरव्यू दे सकते हो। दूसरा क्या है भाई, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज वगैरह आती हैं, तो कैंडिडेट्स क्या गलती करते हैं कि मतलब वो जाके यूट्यूब पर सर्च कर रहे होते हैं, सर हमको बता दीजिए हम यहाँ एलिजिबल हैं कि नहीं, हम वहाँ एलिजिबल हैं कि नहीं है। बल्कि टास्क बहुत सिंपल सा है, आप इंडिया में ना सिंपली सर्च कर लो कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टीचिंग जॉब प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। ये सर्च करना कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आप सिंपली सर्च कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, एआई पे सर्च कर सकते हो कि इंडिया में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टीचिंग जॉब प्रोवाइड करती हैं। तो मान लो कुछ पॉपुलर वन मैं बता देता हूँ, मान लो DSSB है, केंद्रीय विद्यालय KVS है, नवोदय विद्यालय NVS है,
एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स EMRS हैं, फिर आपके स्टेट्स में एग्ज़ाम होता है, जैसे बिहार में टीचिंग जॉब का है, यूपी में सुपर टेट का एग्ज़ाम होता है, तो इससे तमाम टीचिंग जॉब्स में होता है। लेकिन देखो और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आर्मी स्कूल्स में होता है, एटॉमिक एनर्जी स्कूल्स में होता है, जैसे कोई रेडियो वाले एरिया में जो स्कूल्स हैं, रेलवे के कुछ स्कूल्स हैं, तो वहाँ पर भी तमाम जगह पर टीचिंग जॉब्स होते हैं। लेकिन गड़बड़ कहाँ होता है, जब तुम सभी ऑर्गेनाइजेशंस का नाम नोट करके एलिजिबिलिटी खुद से रीड कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चा यूट्यूब के भरोसे बैठा रहता है, कोई टीचर होंगे, कोई सर होंगे, कोई मैम होंगी, लाइव कोई सीटेट पर पढ़ा रहा है, वो बस उसका ध्यान सोच रहा है कि बस किस तरह से सीटेट पास कर लें, बिना ये देखे कि सीटेट पास कर लिए हो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अपकमिंग जो भी गवर्नमेंट जॉब वगैरह है वहाँ पर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह से एलिजिबिलिटी सेट बैठ रहा है। वहाँ पर हमको ये बात भी देखना ज़रूरी होता है, सीटेट तो पास होना ही होना है, हमको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का एलिजिबिलिटी भी चेक करने की ज़रूरत होती है गवर्नमेंट जॉब में। तो देखो यार, अच्छे खासे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका एलिजिबिलिटी नहीं सेट बैठेगा। अगर गवर्नमेंट जॉब में एलिजिबिलिटी नहीं सेट बैठ रहा है तो फिर आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि व्हाट आर अदर अवेलेबल ऑप्शंस फॉर मी, कि क्या मैं किसी नॉर्मल छोटे मोटे स्कूल में पढ़ाऊंगा, किसी ठीक ठाक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगा, या फिर किसी बी स्कूल्स में पढ़ाऊंगा, या फिर कोई जो है इंटरनेशनल स्कूल है वहाँ पढ़ाऊंगा, या फिर किसी कोचिंग में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये चीज़ आपको फिर देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पर पढ़ाओगे। एंड पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता है कि बस मुंह उठा के चले गए और तुमको हायर कर लेंगे। हर संस्था का अपना एक रिक्वायरमेंट है। हर किसी भी संस्था में आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, इट्स डजंट मीन कि आपने बस डिग्री ले लिया तो आप वहाँ जाके सेलेक्ट होने के लिए आप एलिजिबल हो जा रहे हो, नहीं। अगर आपको किसी भी IB स्कूल में अप्लाई करना है, किसी भी इंटरनेशनल स्कूल में अप्लाई करना है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उनका रिक्वायरमेंट, उनका सिलेक्शन का तरीका टोटली अलग है। किसी आपको बड़े कॉर्पोरेट स्कूल में अप्लाई करना है, उनका सिलेक्शन का तरीका टोटली अलग है उसी इंटरव्यू में। अब टोटली अलग का मतलब क्या, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर वो पर्सनालिटी टेस्ट वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। उसी तरह क्या है, कल को किसी आपको कोचिंग में पढ़ाना है, कल को आप किसी एडटेक में पढ़ाना है, तो एडटेक में पढ़ाने के लिए आपको टेक्नोलॉजिकली साउंड होना ज़रूरी है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस डोमेन में सेट बैठ रहे हो। नहीं डोमेन में सेट बैठ रहे हो तो ये देखो कि मैंने बीएड किया है, मैंने सीटेट पास किया है, तो कोई एक डोमेन चूज करके उसके हिसाब से सेलेक्ट होने के लिए मैं अपने आप को रेडी करूं, ठीक है। वरना होगा क्या, ग्रेजुएशन के बाद बेरोजगार थे, बीएड के बाद सर्टिफाइड बेरोजगार हो जाओगे। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है टीचिंग सेक्टर में। फिर लोग होता क्या कि गवर्नमेंट जॉब के इंतजार में बैठे रहते हैं कि अरे जब वैकेंसी आएगी तब देखेंगे, वैकेंसी आएगी तब देखेंगे। अबे यार, मतलब अगर वैकेंसी नहीं आएगी तो क्या बेरोजगार बैठे रहोगे? और एक चीज और, वैकेंसी आ जाएगी तो क्या गारंटी कि आप सेलेक्ट हो जाओगे? और इस साल वैकेंसी आएगी तो कोई जरूरी नहीं कि अगले साल वैकेंसी आए ही, हो सकता है अगली वैकेंसी 4 साल बाद आए, 3 साल बाद आए। जब 4 साल बाद आएगी तो पता नहीं, उस साल और नए फ्रेशर कैंडिडेट आ जाएंगे, उसमें हमको अलग तरीके का कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, ये सारे चैलेंजेस रहते हैं। तो कहीं ना तो कहीं उसके लिए अपने आप को आप मेंटली पहले से प्रिपेयर रखना होता है। और मेंटली प्रिपेयर रखने का क्या मतलब है, उसके लिए अलग से ऐसा नहीं है कि आपको पीठ पर 10 ईंटा उठा के यहाँ से वहाँ रखना है और बहुत बड़ा बोझ उठाना है, ये नहीं करना है। मतलब उसको लेकर बस है क्या ना, उसको ठीक तरीके से उसके बारे में जानकारी रखना है कि अच्छा उस एग्ज़ाम में ऐसे होता है, इस एग्ज़ाम में ऐसे होता है, किसी बी स्कूल में जाना है, किसी इंटरनेशनल स्कूल में सेलेक्ट होना है। आज मैं थोड़ा सा टीचिंग अब्रॉड के भी रिगार्डिंग बात करूंगा कि फॉरेन में टीचिंग में कैसे आपको अप्लाई करना है। मेरी कोशिश भी है, मैंने बोल रखा है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फॉरेन में जाके अब्रॉड में टीचिंग जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी मोस्ट प्रोबेबली मैं उन लोगों के साथ एक ओपन सेशन या कंडक्ट कर दूँ, या फिर जो है इंटरव्यू वगैरह रिकॉर्ड करके डेली बाइट्स के यूट्यूब पर डाल दूँ, जिसको देखकर आपको समझ में आएगा कि ये जो लोग भी अब्रॉड में टीचिंग वूचिंग में जा रहे हैं, ये लोग कैसे जा रहे हैं, मतलब क्या तरीका ये लोग ऑप्ट कर रहे हैं सिलेक्शन का। तो थोड़ा सा पाथवे क्लियर हो जाएगा। हाँ, बस डेली बाइट्स पे थोड़ा सा एक समस्या है, होता क्या है कि इन कामों को मुझे देखना पड़ता है तो थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, ठीक है। मैंने आज आपसे बोला है, मैं ऑलरेडी उससे बात कर रहा हूँ, तो अभी वो, क्योंकि देखिए ओपन सेशन वगैरह थर्ड पार्टी के साथ कंडक्ट करने में बहुत समय लगता है। प्लस आप लोग भी डेली बाइट्स का ओपन सेशन आपको पता होना चाहिए, बहुत ओपन होता है। आप सब डायरेक्टली लिंक आया है, डायरेक्टली ज्वाइन किए हैं। अभी मैं माइक ऑन करने के लिए कहूँगा, कोई भी बच्चा हैंड रेस करके माइक ऑन कर पाएगा, तो किसी भी गेस्ट को मैं बुलाऊंगा तो मुझे वो सारी चीज़ें भी देखनी रहेगी। तो मैं कोशिश ये करूँगा कम से कम जो डेली बाइट्स के स्टूडेंट हैं, कम से कम डेली बाइट्स के जो सीटेट के स्टूडेंट हैं, या पास्ट में जो भी डेली बाइट्स पर सीटेट वगैरह में प्रिपरेशन किए हैं, एटलीस्ट उन लोगों के साथ तो मैं ओपन सेशन कंडक्ट कर ही दूँ।
सो दैट कि जो लोग भी इस तरह से सेलेक्ट हुए हैं वो आपको थोड़ा गाइड कर पाएँ, ज़्यादा बेटर वे में समझा पाएँ। क्योंकि अकेले देखो सिर्फ मेरे कह देने से बात आपके गले के नीचे उतरेगी नहीं, जब तक कि कोई ऐसा आदमी ना हो कि अच्छा इंडिया से जाके न्यूजीलैंड में पढ़ा रहा हो या दुबई में जाके पढ़ा रहा हो या फिर किसी साउथ एशियन कंट्री में जाके पढ़ा रहा हो, जब तक वो अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर करेगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वगैरह में जाके पढ़ाना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनके यहाँ जो बीएड डिग्री वगैरह होता है एट पार मान्य रहता है। तो होता क्या, थोड़ा सा उसके रिगार्डिंग आपको आइडिया है तो बहुत सारी ऐसी बातें या ऐसे जॉब्स होंगे जिसके रिगार्डिंग आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग सोचना शुरू करिए। आप काम करोगे उस पर तो होगा कि 10 में 2 बच्चा 3 बच्चा आप में से कोई ऐसा होगा जो सेलेक्ट होगा। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक ओपन सेशन बहुत जल्द इन अपकमिंग मंथ कंडक्ट कर दूं। पास्ट में कोई ऐसा बच्चा है जो डेली बाइट से कभी सीटेट के प्रिपरेशन क्लासेस में प्रीवियसली एनरोल्ड था, तो आप लोगों के बैच वाले ग्रुप में लिंक आ जाएगा, क्योंकि जो भी गेस्ट वगैरह हैं एकदम ओपन नहीं हो सकता सेशन, तरह तरह के कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं, एंड जो भी अपकमिंग में हैं उनको भी ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड उसका रिकॉर्डेड सेशन यूट्यूब पर भी डाल दिया जाएगा, सो दैट जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इन सब चीज़ों को जान के देखना चाह रहे हैं। लेकिन ये मैं प्राइवेट सेक्टर वाले बात कर रहा हूँ कि जो भी आईबी स्कूल्स में है या फिर जो भी क्या कहते हैं अब्रॉड वगैरह वाले स्कूल्स में हैं, जो भी बिजनेस वाले स्कूल्स में हैं उनका, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब वाले में कुछ बहुत ऐसा नहीं रखा है कि DSSB में हमको सेलेक्ट होना तो हमको सोचना पड़ रहा है कि अच्छा वो भाई साहब एलिजिबिलिटी क्या होगा, या KVS में सेलेक्ट होना तो एलिजिबिलिटी क्या होगा, वो सब तो भरा पड़ा है, ठीक है। लेकिन मेरा ये आपको कहना है कि देखो यार, अगर 100 बच्चे प्रिपेयर करते हैं तो उसमें से अच्छे खासे 99% बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, तो कहीं ना तो कहीं आपको उस गवर्नमेंट जॉब से भी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन देखना पड़ेगा, जहाँ पर आपका पेचेक इतना हाई रहेगा आपको फर्क ना पड़े कि जॉब प्राइवेट है या किस तरह का। तो देखिए यार, इस पर थोड़ा सा आप समझ डेवलप करिए। जस्ट सेकेंड, ठीक है। सबसे पहले हम आएंगे सीटेट पर, फिर हम आएंगे इंटरनेशनल बैचलरेट पर, जो भी आईबी स्कूल्स वगैरह हैं उस पर हम आएंगे, ठीक है। किसी भी कैंडिडेट को कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप अपना हैंड रेस करिएगा। एक डाउट मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूं, मुझे किसी बच्चे ने मैसेज कर रखा था। देखो यार, डेली बाइट्स के सीटेट के प्रिपरेशन क्लासेस में कोई भी बच्चा एनरोल करता है और वो किसी कारणवश सेलेक्ट नहीं होता है, तो उस कैंडिडेट को नेक्स्ट सेशन में हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। सिर्फ पढ़ाने का काम उसमें करते हैं, मॉक टेस्ट और नोट्स को लेकर नहीं। क्योंकि अच्छे खासे ऐसे बच्चे हैं जो आज बीएड में एनरोल करते हैं, प्रिपरेशन क्लासेस में एनरोल करते हैं, जब वो बीएड के कॉलेज वगैरह जाना शुरू करते हैं, डीएलएड कॉलेज वगैरह जाना शुरू करते हैं, तो उनका प्लान चेंज हो जाता है। तो वो चाहते हैं कि अच्छा, डेली बाइट्स ने बोला था कि हम एक बार एनरोल किए थे, अगर नहीं सेलेक्ट हो पाए तो वापस फिर से आ जाएंगे। ये सिर्फ फैसिलिटी प्रिपरेशन क्लासेस को लेकर है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्टिव क्लास को लेकर। कोई भी यहाँ ऐसा बच्चा है जो पास्ट में डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लास में था और कभी भी ऐसा हुआ कि वो सेलेक्ट नहीं हो पाया है, तो आप अपकमिंग प्रिपरेशन क्लास में फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हैं। व्हाट्सएप हैंडलर को अपना डिटेल सेंड कर दीजिएगा, वो अपकमिंग बैच में आपको ऐड कर देंगे, आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हैं। लेकिन उसमें मॉक टेस्ट वगैरह का एक्सेस नहीं दिया जाता, क्योंकि उसका हम लोगों को कॉस्ट इनकर होता है। तो ये आप देख लीजिएगा, कोई भी ऐसा बच्चा है, कुछ लोग कैंडिडेट्स को डाउट था जो इस सेशन में ज्वाइन कर रहे थे, अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हैं तो। एंड हाँ, मतलब थोड़ा सा यार इस तरह का प्रश्न पूछना आप लोग भी अवॉइड किया करिए। तुम ऐसी बात ही क्यों कर रहे हो कि सेलेक्ट नहीं होंगे तो दोबारा कराया जाएगा? अरे भाई, तुम सेलेक्ट हो जाओ ना एक बार में, ठीक है। हम तो यही चाहेंगे ना सेलेक्ट हो जाओ, तो टारगेट आपका वैसा होना चाहिए कि सिलेक्शन हो जाए। ये मत सोचिए कि नहीं होगा तो क्या, नहीं होगा तो हम लोग बैठे हैं, नो डाउट। अगर डेली बाइट्स पर ये चीज़ आपको कहा जा रहा है कि आप नहीं सेलेक्ट होगे तो वापस फिर पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। लेकिन मतलब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो जाइए, क्योंकि डेली बाइट्स के प्रिपरेशन क्लासेस में जितना क्लास में कराया जाता है शुरू से अंत तक, जितना कराया गया सिर्फ उतना कर लीजिए, और सिर्फ 1 से 2 घंटे की एक्स्ट्रा पढ़ाई कर दोगे, आराम से सीटेट में 110-115 नंबर आ जाएंगे आराम से, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए खैर, मैं आप लोगों के डाउट एंड क्वेरी पर आता हूँ। फर्स्टली वेलकम टू अलीना खां। सीटेट के रिगार्डिंग या टीचिंग जॉब जो मैं डिस्कस कर रहा था, उसमें कुछ भी आपको डाउट है तो आप शेयर कर सकते हैं। जी बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अलीना, बताइए। सर, मुझे 2 लैंग्वेज उसमें दिख रहे हैं, तो वो लैंग्वेज किस बेसिस पे सिलेक्ट करना है? मतलब जो 12th में था या ग्रेजुएशन में कोई लैंग्वेज, उस बेसिस पे सिलेक्ट करना है लैंग्वेज? अच्छा, जो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 देखने के लिए मिला सीटेट के पेपर में। यस सर। देखो, सीटेट के पेपर में जो लैंग्वेज का पेपर देखने के लिए मिलता है, बेसिकली उसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं, लेकिन एक कैंडिडेट इंग्लिश या हिंदी में से ही कोई चूज़ करता है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो कोशिश करिए कि पेपर 1 हम इंग्लिश चूज़ करें, पेपर 2 हिंदी चूज़ करें। वो आपको डेली बाइट्स पर अगर आप ज्वाइन रहेंगे तो फैकल्टीज़ आपको गाइड भी करते हैं क्या चूज़ करना चाहिए। क्योंकि होगा क्या ना,
डिपेंड करता है। जैसे मान लो अगर आपने पेपर 1 में इंग्लिश चूज़ किया है और पेपर 2 में हिंदी, अगर तुमने उल्टा कर दिया कि पेपर 1 में हिंदी कर दिया, पेपर 2 में इंग्लिश कर दिया, तो आपको पेपर में ना पोइट्री से, ड्रामा वगैरह से क्वेश्चन ज़्यादा देखने के लिए मिलने लगेगा। ठीक है, ये फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हिंदी का पोइट्री वगैरह अटेम्प्ट करना ईजी होता है कंपेयर टू इंग्लिश। तो लैंग्वेज एज अ पैडागोजी के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाते हैं। ये पेपर 1 पेपर 2 में फ़र्क है। ठीक है सर, तो जैसे ऐसा कोई बेसिस नहीं है ना कि आपकी ग्रेजुएशन में होनी, जैसे नहीं नहीं नहीं, ग्रेजुएशन में उसका सर ये बेसिस नहीं ईवीएस है, और टोटली आपके ईवीएस ऊपर है कि तरीके लैंग्वेज का। 1 तुम क्या चूज करोगे। वहाँ लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस हैं। कैंडिडेट अमूमन इंग्लिश मीडियम वाले पेपर 1 इंग्लिश चूज करते हैं, पेपर 2 हिंदी चूज करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इंग्लिश मीडियम वालों को भी रिकमेंड करता हूँ, आप चाहो तो पेपर 1 हिंदी चूज कर लो, पेपर 2 इंग्लिश चूज कर लो। ओके सर। ठीक है, टोटली सर, और आपके एक ऊपर है। चीज हाँ, पूछ रही थी कि जो सीटेट में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नहीं नहीं, सीटेट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए तो बोला कि क्वालिफाइंग एग्जाम में पास करना ईजी है। सीटेट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ओके सर। ठीक है, ओके, थैंक यू अलीना। देन वेलकम टू प्रगति चंद्रा, देन सृष्टि सिंह। प्रगति। सर मेरी ये क्वेरी थी कि जो सब्जेक्ट सिलेक्शन होते हैं बीएड में, तो उसमें सब जो ग्रेजुएशन में हमने पढ़ा है वो तो हमने सब्जेक्ट सीटेट लेना ही लेना है, उसके सीटेट के अलावा रिगार्डिंग, सीटेट के रिगार्डिंग बात बताइए। सीटेट एंड जॉब के रिगार्डिंग आगे। सर सीटेट के रिगार्डिंग ये भी है कि सर जैसे पेपर 2 मेरा है, तो उसमें सर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जैसे आपने बताया, बट मेरा जो ग्रेजुएशन है वो इंग्लिश में हो रखा है। बट मैंने हर जगह देखा कि मतलब ऐसे बता रहे हैं कि हिंदी वाला जो है वो अटेम्प्ट करना ईजी है एज कम्पेयर टू इंग्लिश, तो वो इंग्लिश वाले को भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप हिंदी वाला ही पेपर 1 डालो, देखो लैंग्वेज 1 देखो डालो। देखो और प्रगति, ये टोटल टीचर के ऊपर है। मान लो अब उस टीचर का खुद व्यक्तिगत तौर पर इंग्लिश कमजोर हो, तो वो आपसे कह रहे हैं, लेकिन अगर कोई एकदम इंग्लिश से ऑनर्स बच्चा है तो भैया उसको तो इंग्लिश ही चूज करना चाहिए। ओके सर। सर एक और क्वेरी थी, जैसे अभी एनरोल करना हो तो कर सकते हैं बैच में? हाँ हाँ, सीटेट का क्लास अभी शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, सीटेट आप क्लास एनरोल कर सकते हैं। इनफैक्ट इसी मंथ के 13 तारीख से शुरू होगा, तो किसी भी कैंडिडेट को एनरोल करना है तो एनरोल कर ले नेक्स्ट 2-3 डेज में। ओके सर। सर वन मोर क्वेरी कि जैसे क्या बोलते हैं, जैसे अभी सितंबर में होगा तो वो तो हम नहीं दे सकते, बट उसके बाद कब होगा उसका कुछ क्लैरिटी दिसंबर है? दिसंबर सीटेट का एग्जाम ऑफिशियली नियम ये है कि साल में 2 बार होना चाहिए, एक जुलाई में, एक दिसंबर में। लेकिन अब क्या हुआ, जुलाई वाला एग्जाम देखो सितंबर में चला गया, दिसंबर वाला हो सकता है जनवरी फरवरी में चला जाए, तो ये सब होता रहता है। ठीक है, लेकिन ऑफिशियली शेड्यूल्ड है दिसंबर में। एंड जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो इस साल बीएड में एडमिशन लिए हैं, आप सब सितंबर वाले एग्जाम नहीं, दिसंबर वाले एग्जाम के लिए आप सब एलिजिबल हैं। जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस साल बीएड में एडमिशन लिए हैं। और दिल्ली बाइट्स का जो प्रिपरेशन क्लास है वो सीटेट के दिसंबर के प्रिपरेशन क्लास के लिए ही है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो 5 या 6 सितंबर को सीटेट का पेपर होने वाला है, तो ये जो दिल्ली बाइट्स का प्रिपरेशन क्लास है ये उसको लेकर नहीं है। ठीक है, जो प्रेजेंट में अनाउंस्ड है वो दिसंबर वाले के लिए अनाउंस्ड है। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस साल बीएड में एडमिशन लिए हैं, डीएलएड में एडमिशन लिए हैं, या पास्ट के जो भी ऐसे कैंडिडेट जो सीटेट वगैरह नहीं पास हैं, तो दिल्ली बाइट्स का सीटेट का प्रिपरेशन क्लास इज रिगार्डिंग सीटेट दिसंबर 2026। कीप दिस थिंग इन माइंड। ओके, आई विल मूव टू नेक्स्ट कैंडिडेट। आई विल कम टू सृष्टि। यस प्लीज सृष्टि, बताइए। सर गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं सीटेट क्वालिफाइड कर लेती हूँ इस बार दिसंबर में, तो क्या फिर मैं नेक्स्ट ईयर जो वैकेंसी अगर आती है तो मैं उसके लिए एलिजिबल होंगी, या फिर नहीं मुझे डिग्री का? नहीं, डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए मेजॉरिटी ऑफ द जॉब्स में, लेकिन प्राइवेट जॉब में इंटरव्यू वगैरह दे सकती हैं। अच्छा, और सर अगर मेरे को एडटेक में करना हो तो सीटेट क्वालिफाइड हुआ? नहीं, एडटेक वाले आपसे सीटेट नहीं मांगेंगे। एडटेक वाले सीधा ये बोलेंगे कि भाई ये काम है, ये करके दिखा दीजिए। जैसे अगर दिल्ली बाइट्स एक एडटेक फर्म है, तो कोई हमारे पास आएगा तो हमको सीटेट से ज़्यादा इंटरेस्ट इस बात में कि आप अपना सब्जेक्ट कितना बेहतर तरीके से ऑनलाइन पढ़ा सकती हैं। अच्छा, और सर मेरा एक और क्वेश्चन है, वो एडमिशन रिगार्डिंग है बताइए। कि सर मुझे बीएचयू में लाइक अफिलिएटेड कॉलेज अलॉट हुआ है, उसमें मैंने एडमिशन ले लिया है, लेकिन अभी भी उसमें विड्रॉ का ऑप्शन है, तो क्या सर मुझे विड्रॉ कर लेना चाहिए? आर्य महिला पीजी कॉलेज में मिला है क्या? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्यों विड्रॉ करना है, इट्स अ गुड कॉलेज। सर बट वहाँ का लाइक बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज, प्रेजेंटेशन, ये सब वो लोग अभी से बहुत ज़्यादा हेक्टिक कर दिए लोग। हाँ, तो जो भी ढंग के कॉलेजेस हैं वो ढंग के इसीलिए हैं क्योंकि ये सब रगड़ते हैं भाई, थोड़ा तो करवाएंगे ही।
और सर एयू में भी मुझे लाइक कॉलेज अलॉट हुआ है, मैं अभी प्रयागराज की ही हूँ, तो मुझे एयू में भी अलॉट हुआ है। एयू में 2 अफिलिएटेड कॉलेजेस में ही है बीए, तो वहाँ से भी अलॉट हुआ है। तो ये भी मेरा है कि मेरे को जाना चाहिए वाराणसी या फिर नहीं बीएचयू के आई अफिलिएटेड थिंक कॉलेज। बीएचयू जाना चाहिए। इलाहाबाद है तो बनारस जाना चाहिए आपको। अच्छा सर, आर्य महिला सही कॉलेज है? हाँ, इट्स अ गुड कॉलेज। मतलब बीएड करने के दृष्टिकोण से ठीक है। इसी बहाने थोड़ा शहर भी चेंज होगा, थोड़ा एक्सपोजर बेटर होगा। ओके सर। तो आई गेस और जाना चाहिए, आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। ओके सर, तो सर जैसे काफी लोग बोलते हैं ना कि बीएड का कोई वो नहीं होता, लाइक डिपेंड नहीं करता, आप कहीं से भी कर सकते हो। तो वो काफ़ी लोग कौन हैं? घर पे रिलेटिव्स वगैरह। कहाँ हैं? बुला के लाइए उनको। फिर वो बुला के नहीं ला सकते, अभी तो नहीं है, लेकिन मैं बोल रही तो थी वो पूछ बोलते लो हैं। क्यों कह रहे हैं ऐसा, पूछ लो क्यों कह रहे हैं। लाइक की डिग्री मास्टर्स वगैरह ज्यादा वैल्यू करती है। तो कर लीजिए, मास्टर्स कर लीजिए फिर। ओके सर, तो थैंक यू, बस इतना ही क्वेश्चन। ठीक है। ओके देन आई कम टू नेक्स्ट कैंडिडेट प्रिया माथुर। सर मेरा क्वेश्चन एडमिशन से रिगार्डिंग था। हाँ बताइए। सर एक्चुअली मेरा आरआई में कैटेगरी रैंक 18 आया है, तो सर वहाँ पे लाइक चांसेस हैं अजमेर में? मतलब देखना पड़ेगा, मुश्किल है वैसे। ओके, वेटिंग लिस्ट में भी नहीं है चांसेस? यार 2-3 दिन में लिस्ट आ जाएगा अजमेर की वेबसाइट पर, तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की ओके, ज़रूरत और नहीं सर है। अगर हम आईपी में मतलब अगर हम फीस सबमिट कर देते हैं सीट अलॉट होने के बाद, तो जब हम कॉलेज पहुंच जाते हैं, क्लासेस शुरू हो जाती है, उसके बाद भी हम एडमिशन वापस लेते हैं क्या, मतलब ले सकते हैं क्या? इन सम केसेस यस, इन सम केसेस नो। डिपेंड करता है ओके कॉलेज के ऊपर, कॉलेज अलाउ कर रहा है कि नहीं। ठीक है। ओके ओके। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक ठीक है, ओके थैंक यू। ठीक है। ओके देन आई कम टू सानिया इदरिसी। हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग सानिया जी। सर मुझे जामिया में मतलब इनरोल करना है, तो मतलब बैच में, तो देखिए उस चीज़ के लिए जामिया कुछ। क्लास का अनाउंसमेंट होगा 1-2 दिन में। ठीक है, डिले चल रहा है थोड़ा सा। अच्छा सर, मैंने मैसेज किया था। हाँ तो मैंने अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया था, इसलिए हैंडलर ने वो नहीं किया होगा, एड्रेस नहीं किया होगा। ओके सर। सर एक चीज़ और पूछनी थी, मैं सोच रही हूँ सर, अभी मैंने इग्नू से मीन अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है, जून में मतलब मैंने सानिया इस एग्जाम पे मैं दिए बाद में हैं। बात करूंगा, ठीक है। मतलब वी लिस्टिक टू द टॉपिक ऑफ द सेशन, ठीक है। वो कुछ कैंडिडेट से पूछ लिया, तो पुराने कैंडिडेट तो मैं आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। ओके आई कम टू नंदिनी नेक्स्ट। यस नंदिनी, प्लीज कीप द क्वेश्चंस लिमिटेड टू दिस टॉपिक ओनली ऑफ टुडे सेशन। हाँ यस नंदिनी। सानिया या जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको बी ए 2027 से क्वेश्चन है, तो अपकमिंग 3 डेज में मेरे सेशन होंगे, तब हम उस टॉपिक पर बात करेंगे। अभी हमको सिर्फ बी एड के आफ्टर की बात करना है, सीटेट एंड जॉब एंड ऑल पर, ठीक है। हाँ ओके यस आई कम टू रुचि पांडे देन प्रदीप। जी रुचि। हेलो सर। जी रुचि बताइए। ये वाला बैच जो है, अभी मैं थर्ड ईयर में एंटर हुई हूँ हम्म। ग्रेजुएशन के, तो आफ्टर 1 ईयर ही मैं एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगी किस चीज़ के एग्ज़ाम के लिए? बीएड के एंट्रेंस नहीं नहीं, आप एग्जाम। एलिजिबल हैं। अच्छा, अभी भी एलिजिबल हूँ? यस, फाइनल ईयर कैंडिडेट्स एलिजिबल रहते हैं। तो अब मतलब सीटी का एग्जाम अभी कब होगा? पहले नेक्स्ट बीएड में मंथ? एडमिशन ले लीजिए, फिर बात करेंगे आपसे, ठीक है। ओके देन आई कम टू प्रदीप कुमार। सर प्रणाम। प्रणाम प्रदीप, बताइए। सर 2024 में हम दिल्ली बैच से जुड़े थे, तो 24-26 में बीएड कंप्लीट कर लिए हैं अच्छा, मुबारक हो। और सीटेट भी निकल गया है सर। तो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपसे कुछ राय लेना चाहते हैं, इस सेशन में पूछ सकते हैं क्वेश्चन नहीं सर? नहीं, बताइए, बिल्कुल बताइए। तो सर हम जैसे पीजी नहीं किए हैं, मेरा ग्रेजुएशन मैथ से है, तो पीजी हम कौन सब्जेक्ट से करना चाहिए, और एमएड भी हम साथ में करना चाहते हैं। इतनी सारी डिग्रियां क्यों करना चाहते हैं आप? क्या सर? इतनी सारी डिग्रियां क्यों करना चाहते हैं आप? इतनी सारी डिग्री इसीलिए मतलब चाहते हैं कि मतलब अच्छा एनसीईआरटी सब में जाए, मतलब कि एजुकेशन लाइन में कुछ अच्छा करे। सुनिए, यहाँ मैं इंटरव्यू में नहीं बैठाया हूँ जी जी चुपड़ी चुपड़ी जी बातें जी करना। सर। हम लोग क्यों करना चाहते हैं, समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान देना चाहते हैं, वो झंडा गाड़ना चाहते हैं। आप बताइए सच सच, इतनी सारी डिग्रियां क्यों लेना चाहते हैं आप? हम सर पीजी कर लिए तो पीजीटी के लिए है, उसके बाद आगे सोचते हैं जो पीएच एजुकेशन में पीएचडी करें, इसीलिए। और एजुकेशन में पीएचडी क्यों करना चाहते हैं? उससे क्या मतलब पाना चाहते हैं? व्हाट इज़ योर एंड गोल?
रन गोल ये सर एजुकेशन पर रिसर्च करना चाहते हैं इसीलिए। एजुकेशन में क्या रिसर्च करना चाहते हैं आप? तो क्या नया हो सकता है इसमें, क्या कुछ बदलाव हो सकता है? एक सुझाव दीजिए मुझे, क्या बदलाव होना चाहिए? जैसे मान लीजिए सर, जो अभी गवर्नमेंट स्कूल है या जो मेरा बिहार से बिलोंग करते हैं, तो इसका एजुकेशन में बच्चा सबको कैसे मतलब क्रिएटिविटी, जो मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा अभाव रहता है सर, उसको मतलब करके मतलब खेल खेल में कैसे सिखाया जाए, करके लर्निंग बाय डूइंग कैसे कर सकता है, वो सब बहुत सारा है सर। सुनिए, ये सब चूरन कहीं और दीजिएगा, वापस से रिपीट कर रहा हूँ आपसे। मैं जी कोई जी जी इंटरव्यू सर। लेने नहीं बैठा हूँ कि लर्निंग बाय डूइंग, ये सब सरकार है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लिख लिख के भरी हुई है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। आप ये ठीक है बताइए सर। कि इससे आपका भला कैसे होगा? अभी आप अपना व्यक्तिगत बताइए, अभी आप सामाजिक बातें छोड़ दीजिए कि हम आएंगे और लर्निंग बाय डूइंग। ये बताइए कि आप एजुकेशन में रिसर्च करके अपना भविष्य कैसे बनाएंगे फिलहाल? तो उससे प्रोफेसर लाइन में भी जा सकते हैं और अच्छा मतलब कि रिसर्च करके अच्छा, अच्छा आपको हो पता सकता है है। ये बात कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर लाइन में जाने पर परमानेंट जॉब कितने समय बाद लगती है? सर तो बहुत काफ़ी टाइम लगता है, स्कोप कम है उसमें सर। हाँ, कितना टाइम लगता है लगभग? लगभग 7-8 साल तो लग जाएगा सर। उम्र कितनी उम्र तक? उम्र कम से कम 35+ सर। मिनिमम 35+, वो भी हो गया तो। जी 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 नहीं तो लोग 50 साल 52 साल के हो जाते हैं, जिंदगी जी। का 2/3 दिन बिता लेते हैं, और मतलब 2/3 उम्र बीत जाती है यही सोच के कि एक दिन परमानेंट हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो आप इस तरह का करियर पाथ क्यों ऑप्ट कर रहे हैं? अच्छा। तो सर पीजी हम तो कौन सा सब्जेक्ट से करना चाहिए मुझे? अच्छा, अब आप बताइए, पीजी किसी सब्जेक्ट से करना चाहते हैं तो क्या फ़र्क पड़ रहा है आपको? वही सर, हम वही फिर वही बोलेंगे, प्रोफेसर हमको लेक्चर में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो इसीलिए। फिर बीएड क्यों किए? बीए तो किए सर, मतलब कि अभी मतलब कि जो स्टेबल एक हो जाए इसीलिए, टीचर बनने के लिए। हाँ, स्टेबल हो जाएं, तो इसका मतलब जी पहला रिक्वायरमेंट आपका क्या था? पढ़ा स्टेबल होना सर, स्टेबल मतलब होना। इनकम, तो स्टेबल का क्या इनकम डेफिनेशन है आपके प्रॉफिट लिए? बढ़ाना। इसे स्टेबल क्या होना ठीक है, सर? तो स्टेबल होने का क्या डेफिनेशन है आपका? स्टेबल होने का मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं सर। हाँ, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं। तो जी फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए आपने क्या चुना? बीएड चुने हैं सर। बीएड चुना है। तो फिर ये जब ये पीजी और ये सब एमएड करके प्रोफेसरशिप लाइन में जाएंगे, ये सब चीज़ें स्टेबल नहीं अनस्टेबल कर देती हैं आदमी को, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। जी ठीक है, तो जब आपको स्टेबल जी होना जी। चुनना था तो क्या आप स्टेबल हो गए बीएड करके? अभी तो फिलहाल नहीं है सर। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं बीएड करके भी आज स्टेबल नहीं हुआ हूँ, तो कल को जिस तरह से आप पीजी और पीएचडी करने की बात कर रहे हैं वो भी करके आप स्टेबल नहीं हो पाएंगे। अच्छा क्योंकि स्टेबल होने के लिए बीएड सीटेट पर्याप्त है, और नहीं स्टेबल है तो डबल पीजी कर लीजिए, एमएड कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, तब भी स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा कोशिश करिए कि कुछ नया स्किल सीखें और जॉब्स वगैरह में अप्लाई करें। दैट इज़ ऑल दैट यू नीड टू डू। अच्छा बाकी पीजी करना है, पीएचडी करना है, ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। जैसे अभी कोई कैंडिडेट कह रहा था कि हम पीजी कर लेंगे तो ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है। भाई जी मुझे जी तो जी। ऐसा लगता है कि पीजी करने से मतलब क्या फ़र्क पड़ रहा है? आई डोंट थिंक कि एनी फ़र्क पड़ रहा है। पीजी और बीएड में पहला चॉइस तो बीएड ही होना चाहिए। जी पहला चॉइस तो बीएड होना चाहिए। पहला चॉइस तो बीएड, मतलब कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन अब किसी के घर में कोई कह रहा है कि पहला चॉइस पीजी कर लो, तो अब भैया घंटा भर यहाँ बैठा के हम उनका करियर काउंसलिंग तो करके समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि अब घर वाले कह रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, बच्चा पहले ही से कन्विंस्ड है, उसने ओपिनियन अपना बना चुका है, तो कौन समझाएगा इतना बैठा के? आप खुद सोचिए, पीजी बीएड में पहला चॉइस बीएड होना चाहिए, क्योंकि बीएड इज अ प्रोफेशनल डिग्री। आपको जी पीजी जी करके जी कोई इंप्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन बीएड करके एक पल को इंप्लॉयमेंट मिल सकता है। जी सर। ठीक है, तो क्राइटेरिया तो मतलब सर बात हमको बहुत सिंपल सा यही चीज़ जैसे है। प्राइवेट। तो देखो प्रदीप, एक चीज़ और बताएं, जब आप ये सब बातें पीजी और पीएचडी और दुनिया भर की जब आप ये बातें करते हो, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप खुद से सच बोलना शुरू करिए। खुद की सच्चाई ये है कि आपका स्टेबल होने का मतलब ये है कि आपकी किसी तरह से नौकरी लग जाए। ठीक है, आपको बस इतना चाहिए। तो आप ये बड़ी बड़ी बातें मत करिए कि हम वहाँ जाएंगे पीएचडी में तो रिसर्च करेंगे कि जो है बच्चे जो है स्किल के साथ साथ जो है लर्निंग बाय डूइंग करके सीखें। अरे भाई, सरकार बजट ही नहीं देगी तो लर्निंग बाय डूइंग क्या करेंगे? सही बात। ठीक है, स्कूल के पास बजट ही नहीं है, अब लठ मार के लर्निंग बाय डूइंग थोड़ी नहीं सिखा देंगे बच्चे को। लैब वैब कुछ है ही नहीं। ठीक है, केमिस्ट्री लैब में पानी और ऑक्सीजन छोड़ के कुछ है ही नहीं, तो भैया होगा क्या उससे? अच्छा सर, प्राइवेट अगर स्कूल अगर ज्वाइन करना चाहेंगे तो फिर कौन सा बेटर रहेगा? नहीं, तो अच्छा अब ये आप देखना शुरू करिए कि आप किस तरह के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में सेट बैठेंगे। अच्छा
ठीक है, जैसे मैं आपको अपने बारे में शेयर करूं तो 2018 वगैरह मुझे लगता था ना कि मेरा गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा तो मेरा लाइफ सेट हो जाएगा। 2019 में लग गई, 2021 में वापस गवर्नमेंट जॉब लग गई, लेकिन मतलब वो मुझे एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद एहसास हुआ कि यार ये कोई इतना बड़ा चीज़ नहीं है, ये तो बचपन से मेरे दिमाग में सेट कर दिया था, कि हाइप बना दिया गया था। फिर मैं बहुत बाद में आया कि मैं वो करने लगा जो मेरा मन कर रहा है। तो देखो यार, किस तरह के सेक्टर में जाना चाहते हो ये आप चूज करो, ठीक है। जो सेक्टर आपको बेटर पे करे उधर जाइए, जी जी ठीक है। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद प्रदीप। मैं इसको भी अभी बात करता हूँ इस पे और अभी आपसे। इन मीन टाइम वेलकम टू नंदिनी कुमारी। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नंदिनी, बताइए। हाँ जी सर, एक्चुअली मैं बीएड के रिगार्डिंग पूछना चाहती थी कि एमडीयू से बीएड करना सही रहेगा। देखिए, आप सभी लोगों से अनुरोध है, कोई भी ऐसा बच्चा जिसको बीएड से रिलेटेड प्रश्न है, प्लीज़ ये सेशन बीएड पर नहीं है, ठीक है। सेशन के शुरुआत में ही मैंने बोला है, और कोई भी सेशन आप ज्वाइन करते हो तो सेशन पर टॉपिक स्पष्ट लिखा हुआ है कि किस चीज़ के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो एमडीयू से करना है नहीं करना है इस पर हम बाद में बात करेंगे, और इस पर पर्याप्त मात्रा में मैंने ऑलरेडी आंसर दे रखा है, ठीक है। आपको डेली वेट्स की यूट्यूब पर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं कुछ आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर दूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा। अब आप कह रही हैं हमको एमडीयू से कर सकते हैं, आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है? हाँ जी सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं मिल पाया कॉलेज, एंड यूट्यूब पे मैंने आपकी वीडियोस चेक की थी। नहीं नहीं, ये MDU से बताइए। रिगार्डिंग हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, दिल्ली हाँ। यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो रहा है? नहीं सर, तभी जामिया तो में अब हो रहा है? दूसरी फर्दर एक सेकंड, जामिया में हो रहा है? सर जामिया का तो भी एंट्रेंस नहीं दिया है इस ईयर। SCRT में हो रहा है? सर बस ड्यू वो सीयूईटी दिया था बस मैंने इस बार। मैं जो पूछ रहा हूँ बताइए, SCRT में हो रहा है? नहीं सर। तो जब एक कैंडिडेट का 4 जगह एडमिशन नहीं होता तो वो यही आके पूछता है, सर एमडीयू से करना ठीक है क्या? व्हाट एल्स ऑप्शन यू हैव? ठीक है, तो ये कोई बहुत क्लिष्ट प्रश्न नहीं है। व्हाट एल्स ऑप्शन, वही मैंने कभी सही चीज़ पूछ दूंगा तो आपको बुरा लगेगा। भैया, जब हमारा 4 अच्छे जगह हुआ ही नहीं है तो भाई हमारे पास तो फिर जो अवेलेबल है वही करेंगे, ठीक है। तो इससे बाद में बात करते हैं। ऑलरेडी मेरा बहुत सारा सेशन होगा यूट्यूब पर, आप उसको रेफर करिए, या कल जब बीएड वर्ड का सेशन होगा तो वहाँ मैं बात करूँगा इस पर, ठीक है। ओके, वेलकम टू रुचि पांडे। सर मैं पूछ रही थी कि जैसे अब 1 ईयर बाद जैसे होंगे मैं एग्जाम, तो उसके लिए स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा? सीटेट का? यस सर। सीटेट का कह रही हैं? हाँ जी सर। ठीक है, वो डेली बैट्स के ऐप में मिल जाएगा, ठीक है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बैट्स के ऐप में अवेलेबल होगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। ठीक है, ओके। कोई ऐसा जो भी कैंडिडेट है, प्लीज़ किसी भी कैंडिडेट को अगर बीएड वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप रुक जाइएगा, मैं सेशन के एंड में ले लूँगा। दिस सेशन इज जस्ट रिगार्डिंग सीटेट एंड टीचिंग जॉब डायनामिक्स, ठीक है। जिस भी कैंडिडेट को बीएड से रिलेटेड प्रश्न है वो एकदम एंड में बात करेगा मेरे से, ठीक है। हाँ जी, प्रगति चंद्रा, यस प्लीज़ बताइए। सर सीटेट तक क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद रिक्वायर्ड स्किल्स क्या है सर फॉर टीचिंग? ये डिपेंड करता है कि किस तरह के सेक्टर में आप जा रही हैं, ठीक है। किस तरह के सेक्टर को लेकर हम एस्पायर कर रहे हैं। जैसे कि एक टीचर जो स्कूल में पढ़ाता है और एक टीचर जो कोचिंग में पढ़ाता है, दोनों का पढ़ाने का लहजा और तरीका देखोगी एकदम अलग होता है, ठीक है। तो अभी डिपेंड करता है कि किस जगह पर आप सूट कर रही हैं। नॉर्मली सिर्फ बीएड वेड का डिग्री है तब तो स्कूल में भी नौकरी मिल जाए तो बहुत है, क्योंकि किसी भी कोचिंग में पढ़ाने के लिए आपको सैलरी तो ज़्यादा मिलती है, लेकिन कहीं ना तो कहीं आपकी काबिलियत भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो सर वही कोचिंग में पढ़ाने के लिए जैसे एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं जो भी, तो सर वहाँ अप्लाई करने के लिए वो तो आपने अभी कहा कि वो रिक्वायर्ड स्किल्स मांगेंगे, आप बिल्कुल मांगेंगे। कहते हैं आपको ये जो भी है एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी है उस सब की नॉलेज होनी चाहिए, बट बिल्कुल। अपार्ट फ्रॉम दैट उसकी और क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? उसकी और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इतना। ये जो आपने बोला ये बहुत ब्रॉड टर्म्स है, ठीक है। ये बहुत ब्रॉड टर्म्स है। देखिए सुनिए, ऐसा है, इस बात को समझिए। अपने सामने 30 बच्चों को बैठाकर पढ़ाना और बोर्ड पर समझाना वो एक अलग दुनिया है, और मैं यहाँ पर अकेले बैठा हुआ हूँ और 30 बच्चे ज्वाइंट हैं, बात कर रहे हैं, ये एक अलग दुनिया है, ठीक है। अकेले ऑफिस में बैठ के कंटेंट बनाना और काम करना सबके बस की बात नहीं है, ठीक है। तो ये जितना सुन के टेम्पटिंग लग रहा है उतना टेम्पटिंग है नहीं।
और अगर आपने कभी गौर किया हो तो जितने भी ऑनलाइन कोई पॉपुलर टीचर होंगे आप देखा करिए बहुत लोग वो मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं कंपेयर टू नॉर्मल टीचर की तुलना में। ठीक है, ये भी आपको एक फ़र्क दिखेगा, कभी आप जाके देखिएगा, वो ज़्यादा मेहनत करते होंगे कोई भी कंटेंट से लेके हर चीज़ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैं जो बातें बता रहा हूँ सिर्फ ये नहीं संभालना है, मुझे लैपटॉप संभालना है, इंटरनेट संभालना है, कोई हैंड रेस किया उसकी बात सुनना है। ठीक है, कोई बच्चा टॉपिक से हट के प्रश्न पूछ रहा है उसका भी कंसर्न देखना है कि अच्छा कल उसके लिए सेशन कर दें, मुझे क्लास भी देखना है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें देखनी रहती हैं। ठीक है, एडटेक में आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो कि हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल स्टडी बायोलॉजी एंड द फादर ऑफ बायोलॉजी इज सो एंड सो एंड बायोलॉजी हैज 2 टर्म्स, बायो प्लस लॉजी, ये सब नहीं चलता है यहाँ पर। ठीक है, ये सब स्कूल में चल जाएगा या नॉर्मल में चल जाएगा। तो यहाँ पर जो टीचर को पढ़ाने का तासीर है वो भी एकदम थोड़ा अलग होना चाहिए अगर बढ़िया वाला सक्सेसफुल होना है। तो पढ़ा बहुत सारे लोग रहे हैं, ठीक है, ये एक फ़र्क है। ठीक है प्रगति, अब इस बात को आपको डिकोड करना पड़ेगा जो मैं आपसे कह रहा हूँ। हाँ जी सर, आपने क्या कहा? इस बात को आपको डिकोड करना पड़ेगा जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको। हाँ जी सर। ठीक है, देखो प्रगति, सब्जेक्ट नॉलेज वाला बंदा हमको नहीं चाहिए। जैसे मान लो मेरे पास कोई टीचर आ गया हिंदी पढ़ाने के लिए या संस्कृत पढ़ाने के लिए। अब कोई संस्कृत पढ़ाने के लिए आ जाए, बोले हम संस्कृत पढ़ाते हैं, तो भाई कैसे पढ़ाते हो? अब हम तो भाई डिजिटल स्क्रीन देंगे, कंप्यूटर देंगे, लैपटॉप देंगे, हम तो इस पर कहेंगे पढ़ाने के लिए। अब तुम कहो कि हम तो संस्कृत के टीचर हैं, हम तो भैया पेपर पेन पे लिखेंगे। ठीक है, तो वो तो हमारे काम का फिर है नहीं। ठीक है, वो तो भाई टेक्नोलॉजिकली साउंड होना चाहिए चाहे संस्कृत पढ़ा रहा हो। तो देखो यार प्रगति, ये चीज़ है, ये फ़र्क है। तो हर सेक्टर का अपना एक रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, ओके, देन आई कम टू शुभांगी। थैंक यू सर। मेरा बस एक ही क्वेश्चन था कि सीटेट क्वालिफाई करने के लिए क्या कोई ऐसी रिकमेंडेड बुक है जो मैं अभी से अगर पढ़ना स्टार्ट कर दूं तो मेरा एक्चुअली बेस तो बन जाएगा? देखो, सीटेट क्वालिफाई करने के लिए इतना बहुत ज़्यादा सोचने और जहमत करने का ज़रूरत नहीं है। सीटेट के लिए बस एक नॉर्मल सा प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन कर लिया, लेट से डेली बाइट्स पर ही कर लिया, मैं बात कह रहा हूँ। जो भी क्लासेस वगैरह कराया गया उतना कर लीजिए, और एग्जाम से 30 डेज पहले रोज़ 2 से 3 घंटा पढ़ लीजिए, उतना बहुत है सिलेक्शन के लिए। जी सर, बट अगर मुझे मेरे बेस की बात करी जाए तो ऐसी कोई बुक है या फिर सिर्फ क्लासेस ही ठीक है? सिर्फ क्लासेस और पीवाईक्यू कर लीजिए, उतना बहुत है। ओके, थैंक यू सर। उतना बहुत है। ठीक है, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा टीचिंग जॉब पर मुझे कुछ और भी चीज़ें बात करनी चाहिए। देखो यार, स्टूडेंट्स सोचते नहीं है इस तरह नज़रिए से, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि जो भी IB वाले स्कूल्स हैं या फिर जो भी ऐसे हैं जो अब्रॉड में टीचिंग जॉब्स हैं, वो बहुत बेटर हैं, बहुत वेल पेड हैं, बहुत ज़्यादा वेल पेड हैं। आप कोशिश करिए कि उन स्कूल्स के लिए भी अपने आप को देखिए कि हम कैसे एस्पायर करें। ठीक है, अगर आपने नहीं सोचा कि नहीं मेरे घर वाले भेजेंगे नहीं और ये वो, अभी तो तुम्हारे घर वाले एक बार में जब 4 लाख रुपए एक महीने में देखेंगे ना तो सब करेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कोई कैंडिडेट जा सकता है। कभी आपको एकदम डिटेल में जानना हो कि कैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह हम लोग टीचिंग जॉब वगैरह के लिए जाते हैं तो मैं आपको बाकायदे बता दूंगा कैसे अप्लाई करना है, कैसे कॉन्टैक्ट करते हैं, किस तरह उनके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स होते हैं, स्टेट बोर्ड्स होते हैं, क्या आपको अप्लाई करना है। वो कोई न्यूजीलैंड वाले में जा रहा है, ये सारे सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं डेली बाइट्स के। ठीक है, इस पर मत चिंता करिएगा कि सर इसलिए बता रहे हैं कि ये कोई पेड सेशन है क्या, नहीं। ठीक है, तो मेरा आप सबको एक बस सजेशन रहेगा कि इस नज़रिए से भी एक्सप्लोर करना शुरू करिए अपने BEd की डिग्री के साथ। लेकिन हाँ, थोड़ा सा लैंग्वेज को लेकर आपको साउंड होना पड़ेगा, फ्लुएंट होना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, अपने सब्जेक्ट नॉलेज को लेकर कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं ना तो कहीं फिर सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप उसको ज़रूर से एक्सप्लोर करिए, और मैं कोशिश करूँगा कि डेली बाइट्स के यूट्यूब पर भी मैं थोड़ा इस पर डिटेल में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँ कि जो भी IB स्कूल्स हैं या फिर जो भी अब्रॉड की टीचिंग जॉब्स हैं, ये सब भी आप लोग एक्सप्लोर करिए। ठीक है, डोंट लिमिट योर सेल्फ जस्ट टू SSB, KVS, EMRS एंड ऑल। ठीक है, डोंट लिमिट योर सेल्फ टू दैट। ठीक है, हाँ, किसी और को भी सीटेट या किसी टीचिंग जॉब या गवर्नमेंट जॉब से कुछ और डाउट हुआ क्वेश्चन? हाँ, ये शुभांगी, यस प्लीज़। हाँ सर, मेरी क्लास कर रही थी कि ये जो बाकी बोर्ड्स होते हैं CBSE को छोड़ के, ICSE, IGCSE जो भी होता है, उसमें भी सीटेट चाहिए होता है? यस, सभी जगह स्टेट बोर्ड्स में भी चाहिए होता है, UP बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड, सब में चाहिए होता है। अच्छा, और इंटरनेशनल स्कूल्स में भी ना? यस यस। अच्छा, और जो आपने अभी बताया कि अब्रॉड वगैरह के लिए, उसमें भी चाहिए होता है?
यार ये देखना पड़ता है शुभांगी कि जो कंट्री आपको अपने यहाँ बुला रही है वो आपको वर्क वीज़ा देगी, तो वो उसमें बताएगी क्या क्या आपका क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए और कैसे आप यहाँ पर आओगे। मतलब वो तुमको बताएगी कि तुम्हारे यहाँ ये वाला डिग्री है होना चाहिए, नहीं है तो इसको कंप्लीट करके आइए, कुछ होगा कुछ आपको बताएंगे, वो आपको बताते हैं। अच्छा हर कंट्री का अलग रिक्वायरमेंट होता है, वो तुम देखोगे तुमको पता चल जाएगा। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, और देखना चाहिए। देखिए यार होता क्या है ना, कोई सोचा नहीं होता है, सोचते सोचते इंटरेस्ट बनता है उधर। ठीक है, जैसे मान लो किसी कोई ऐसा लगेगा नहीं नहीं सर मेरे घर वाले तो भेजेंगे ही नहीं, अरे भाई जब महीने में 3 लाख 4 लाख रुपये मिलने लगेगा ना सब करेंगे, तुम्हें भी नहीं पता था गार्जियन क्या क्या कर देंगे। ठीक है, पहले आप उस लेवल पर तो पहुंचो। हाँ यस वांगी, यस प्लीज। तो सर फिर क्या आप प्लीज एक सेशन रख सकते हैं इस पे, जब अब्रॉड के लिए जो टीचिंग है, क्योंकि मेरा तो अभी कंसर्न गवर्नमेंट तक ही है, बट आई थिंक अगर मैं अब्रॉड पढ़ा सकूँ तो बेटर ऑप्शन लग रहा है मुझे। इट्स अ फार बेटर ऑप्शन एक्चुअली। जी, बट मुझे एज सच कोई नॉलेज नहीं है अभी तक तो। ओके, आई लुक इन द मैटर। ठीक है, मैं Thank you, वहीं के sir. लोगों को बुला के सेशन करा दूंगा जो इंडिया से Thank you, वहाँ sir. गए हों। जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि बेटर ये कि आप उनसे एक बार, मतलब होता है ना क्या कि एज अ इंडियन हम पर्सन टू पर्सन बात कर लेंगे, भाई इसके बाद क्या किया उसके बाद क्या किया, तो ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगा। तो आई जस्ट डू दैट, डोंट वरी। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इट्स जस्ट मैटर कि मुझे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। जी, थैंक यू सो मच, दैट विल बी अ प्लेजर सर। थैंक यू। यस राज यादव, यस प्लीज़। सर नमस्ते। नमस्कार, बताइए कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। सर वो सीटेट का बैच मैंने लिया है, तो क्लासेस तो 13 तारीख से आप बता रहे होंगे, है ना? हाँ ग्रुप में आया होगा, 13 या 14 जो भी डेट हो। क्या डेट दिया गया है? सर अभी मैं लोग ग्रुप में ऐड नहीं किया है, कल परसों ही पेमेंट किया हूँ मैं। अच्छा अच्छा, तो हो सकता है ऐड कर देंगे, हो सकता है हैंडर ऐड कर देंगी आपको, मैं एक बार चेक करवा दिया। और टेलीग्राम में ऐड कर देंगी ये आपको। पूछना था। हाँ राजेश बताइए। हाँ कहाँ गए? ओके, किसी सर और गलती से लेफ्ट हो गए शायद। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एनी अदर कैंडिडेट, किसी और कोई डाउट और समस्या परेशानी? हाँ जी राज बताइए। सर जैसे कि हम हिंदी से बीएड कर रहे हैं ना, हिंदी पेडागोजी है हमारी, तो क्या अब्रॉड में इसका भी कोई स्कोप है, इस सब्जेक्ट से भी टीचिंग का? क्यों नहीं स्कोप है? एक बात बताइए, इंडिया में क्या चाइनीज नहीं पढ़ते हैं लोग? हाँ सर पढ़ते हैं। तो अब्रॉड में लोग हिंदी भी पढ़ते होंगे। थैंक यू सर। सर इस पर भी एक मतलब ये एक रख देखिए देना। सब्जेक्ट वाइज तो मैं सेशन करूं मुश्किल है, लेकिन मैं अब्रॉड वाले सेशंस करवा दूंगा और इस पे जरूर एक्सप्लोर करिए। बस राज मेरा एक चीज़ सजेशन रहेगा, देखो यार मैंने देखा है कि अमूमन वो लोग कम सक्सेसफुल होते हैं जो अपने आप को, जो अपने 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 पर खुद कतरने लगते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है, मान लो कोई हिंदी मीडियम का है और किसी का टीचिंग सब्जेक्ट हिंदी है, तो वो कसम खा लिया होता है कि मैं इंग्लिश नहीं सीखूंगा। ठीक है, चाहे जो हो जाए। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा बड़ा और बेहतर करना है, हाँ तो मेरा सब्जेक्ट मीडियम हिंदी है, मैं हिंदी का हूं तो मैं इंग्लिश सीख सकता हूं। मेरा इंग्लिश का सब्जेक्ट है, मेरा इंग्लिश मीडियम है, हाँ तो मैं फ्रेंच सीख सकता हूं। तो अब होता क्या है ना, इंडिया में या फिर इंडिया के दूसरे पार्ट्स में या ग्लोबल लेवल पर इंग्लिश एक बेसिक रिक्वायरमेंट जैसी चीज़ है। तो आपका सब्जेक्ट चाहे हिंदी हो, इतनी बुनियादी अंग्रेजी आपको आनी चाहिए कि एटलीस्ट कहीं भी इंग्लिश या बाइलिंगुअल होने जैसी बातें आए तो आपको समस्या न रहे, चाहे मीडियम हिंदी हो, चाहे सब्जेक्ट हिंदी हो। ठीक है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो बस इस पर थोड़ा सा फोकस करिए। ठीक है, हाँ किसी और कैंडिडेट को कोई और डाउट? ठीक है, तो मैं जो भी बीएड वाले कैंडिडेट हैं अपना हैंड रेज कर ले, जिनको भी बीएड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। देखो बाकी के सभी कैंडिडेट ये ध्यान दीजिए, देखो यार है क्या, जब भी आप सीटेट वगैरह का एग्ज़ाम देते हो ना, तो सीटेट के एग्ज़ाम के साथ साथ ना टीचिंग जॉब को लेकर बहुत फोकस रहा करिए। देखो ये जो आपका इमीडिएट इन्वायरमेंट है ना, इसने तुमको बस इतना ही बताया है कि तुम रगड़ के किसी तरह से बीएड कर लो, धोखे चाहे धक्के से कहीं भी बीएड कर लो, बस सीटेट पास कर लो और फलाना गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओ। इसमें सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है। ठीक है, इसमें हाई चांसेस रहते हैं कि आप फेल कर जाओगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि यार
कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं कि इनकी वैकेंसी हर साल आएगी। जैसे केंद्रीय विद्यालय की आखिरी वैकेंसी आई थी 2018 में, फिर 2022 में, ठीक है, फिर रिसेंटली इधर 25-25 में रिलीज हुआ था। तो 3-3 साल का गैप हो जाता है, और 3 साल का गैप हो गया है तो इसका मतलब ये थोड़ी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो गैप 6 से 7 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यार, मतलब ये बड़ा ही बैड आइडिया होता है। ये बस दिखा रहा है कि सेक्टर के रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, सेक्टर के रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग नहीं, ये प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। तो थोड़ा सा ना तो कहीं जॉब ओरिएंटेड रहिए, और प्लीज़ इस तरह से क्लूलेस मत रहिए। जैसे कोई अभी अब कह रहा था कि हम बीएड कर लिए हैं, सीटेट कर लिए, अब हम पीजी करना चाहते हैं, एजुकेशन काम करना चाहते हैं। देखो यार, ठीक है, आप काम करना चाहते हो, आप अच्छा सोच रहे हो, लेकिन यार खुद से झूठ मत बोलो। यहाँ बैठे 90% लोगों को, आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि कोई बच्चा बीएड सीटेट वीटेड कर रहा है तो वो क्या करना चाह रहा है। ठीक है, वो चाह रहा बस किसी तरह से हमको सरकारी टीचर का नौकरी मिल जाए। क्योंकि अगर कोई ये मेरे से बस कोई अगर ये कहता है कि हमको पीजी करना है, एमएड करना है, हम पीएचडी करना चाह रहे हैं क्योंकि हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में रिसर्च करना चाहते हैं, तुम हमको बस सिंपल सा बता दो कि आज हम तुमको हाई कोर्ट में बाबू बनवा दें या फिर बैंक क्लर्क में जॉब, तुम्हारा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन करा दें, तब भी तुम कहोगे कि हमको पीजी करना है और पीएचडी करना और रिसर्च करना है। तब तुम्हारा रिसर्च तेल लेने चला जाएगा। तब कहोगे नहीं, गवर्नमेंट बाबू मतलब सेटल हो गए एकदम, कचहरी में हमको बाबू बना दिया गया, सरकारी नौकरी मिल गया। तो अरे तो भाई, जो पैशनेट लोग होंगे वो उसको छोड़ देंगे, वो तो यही कहेंगे हमको पीएचडी करना है, आई वॉन्ट टू गो फॉर द रिसर्च। ठीक है, वो सिंपल सा यही कहेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि अरे भाई सिंपल सा बात है कि तुम्हारा वहां नहीं हो रहा है इसलिए तुम ये बातें कर रहे हो। तो देखो यार, खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए। इंडिया में 80 से 90% लोग जो मास्टर्स करना चाहते हैं उनका मास्टर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। बस बैचलर्स की बात करें, क्या समझ में नहीं आता तो सोचते हैं चलो मास्टर्स कर लें, अच्छा बीएड कर लेते हैं, अच्छा सुनते हैं नेट जेआरएफ का पेपर दे सकते हैं। फिर कोई कहेगा नेट जेआरएफ क्यों दिए? वेल, मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा इस टॉपिक पर रिसर्च करूँ और ये करूँ वो करूँ। एक 30,000 रुपये की बैंक क्लर्क की नौकरी दिला दूंगा ना, एक फटाक से सारा डिग्री उग्री आग लगा के निकल जाओगे उधर। तो ये सच ना खुद से एक्सेप्ट करिए कि नहीं भैया मेरे को यही चाहिए। जैसे आपको बताऊं 2019 में मेरा जेएनयू के पीएचडी में स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में सिलेक्शन हुआ था। बहुत अच्छा जगह था पढ़ने के लिए, और इधर से मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड में हुआ था। तो वहाँ जेएनयू में मैं 1-2 दिन जा चुका था। उसको जाने एक 2 दिन जाने के बाद मैंने डिसाइड किया कि इधर बीएड वाला रिजल्ट आया, क्योंकि बीएड का रिजल्ट अगस्त वगैरह में आया था, यूनिवर्सिटी खुद करवाती थी पेपर। तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बीएड में एडमिशन ले लिया। अब मैं ये नहीं कह रहा था कि नहीं मैं बहुत रिसर्च करना चाहता हूँ, फलाना ढकाना ये सारी चीज़ नहीं। मेरे को क्लियर था कि भाई अर्लीस्ट पॉसिबल मुझे मैं वर्किंग मॉडल में आना चाहता हूँ। तो मुझे लगा यार बीएड और सीटेट वगैरह, बीएड वगैरह रहेगा, सीटेट वगैरह रहेगा तो अर्लीस्ट पॉसिबल हो जाऊँगा, और हो गया सिलेक्शन उसके बाद। लेकिन ये नहीं कि अरे नहीं मैं तो जाना चाहता था, मैं तो इतिहास में रिसर्च करूंगा और ये वो फलाना ढकाना। ठीक है, अगर ये कर रहे हो तो भाई फिर तो आपको तो फिर 30,000 का नौकरी मिल रहा है तो आप भग लिए तुरंत। इसका मतलब आपका रिसर्च में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो खुद से झूठ मत बोलिए। अपना करियर प्लान करते समय कैंडिडेट ध्यान रखो, खुद से झूठ मत बोलो। अगर तुम्हारा सिंपल सा ये है कि नहीं भैया हमको सरकारी नौकरी में जाना है सर, किसी भी तरह चाहे 40,000 रुपये मिले, बाकी कुछ और करेंगे ही नहीं, तो फिर तुम यही स्टेटमेंट बोलो। ठीक है, ये नहीं कि वेल प्रायोरिटी तो गवर्नमेंट वाला है लेकिन कोई प्राइवेट भी मिलेगा तो देख लेंगे। हाँ, तो मजबूरी में करने जाओगे तो शोषण होगा। अगर आप किसी ढंग के जगह पे जॉब करना चाह रहे हो, कोई भी इस तरह के स्कूल या कुछ भी ऐसे जगह पे जा रहे हो, बाई चॉइस जा रहे हो, तो आप कभी एक्सप्लॉइटेड नहीं रहोगे। अगर आपने ढंग से इंटरनेशनल जो बैचलरेट है, आईबी स्कूल्स हैं उनको एक्सप्लोर कर लिया, फॉरेन अब्रॉड स्कूल एक्सप्लोर कर लिया, इंडिया में जॉब्स हैं उनको एक्सप्लोर कर लिया, जो तमाम कोचिंग एडटेक वाले हैं उनको एक्सप्लोर कर लिया, तो फिर आपको अपने जॉब से आप डिससेटिस्फाइड नहीं रहोगे। आपको लगेगा यार अच्छा सेक्टर, अच्छा जॉब है, करना चाहिए। लेकिन 90% लोग जो अगर बगल सजेशन देते हैं ना, ये डिग्री ले लो, वो डिग्री ले लो, ये पीजी कर लो, बीएड कर लो, वो सब घूम फिर की बात वहीं आती है कि टाइम काटते रहो और उस दिन के इंतजार में रहो कि एक दिन तुम भी सरकारी बाबू हो जाओगे। ठीक है, वो लोग ये कह रहे होते हैं बेसिकली, बस कहोगे तो ओपनली कन्फेस नहीं करेंगे।
तो देखो यार, एटलीस्ट ये चीज़ आपको मेरे से आके कहने की ज़रूरत नहीं है। जब अकेले में बैठ रहे हैं तो प्लानिंग लेवल पर भी ये चीज़ खुद से सही से एकदम साफ सुथरे शब्दों में रखिए और करिए, ठीक है। जैसे आप देखोगे ना, आप कभी जाके डेली बैठ के यूट्यूब पर खंगालिएगा, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 5 साल पहले मेरा कोई ओपन सेशन होता था ना, तो बच्चे हमसे बोलते थे कि सर आप तो बहुत जल्द आपका ओपन सेशन, ये जो जिस तरह से आप ज्वाइन हुए तो पेड होने लगेगा। तो मैं 5 साल पहले भी कहता था कि नहीं, मेरा जो सेशन है वो ओपन ही रहेगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि स्टूडेंट के लिए गाइडेंस फ्री होना चाहिए, लेकिन पढ़ाता नहीं फ्री में हूं। एक लाइन देखोगे नहीं पढ़ाते हैं फ्री में, पढ़ने के लिए बच्चे को फी देना पड़ता है। गाइडेंस जितना लेना, जितना सेशन है वो घंटा भर बैठेगा, मैं उसको समय दूंगा। बाकी के टीचर गाइडेंस नहीं दे पाते हैं, पढ़ा चाहे देंगे फ्री में, आपको लाइव आ जाएंगे फ्री में पढ़ाने में, उससे तुम्हारा कुछ भला नहीं हो रहा है। गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत है तुमको, ठीक है। आज के इंटरनेट के ज़माने में तुम्हारे हिस्ट्री के बुक में, तुम्हारे पॉलिटी के बुक में, तुम्हारे जियोग्राफी के बुक में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है कि तुम इंटरनेट पर सर्च कर दो तो उसमें 50 वीडियो ना मिल जाए। तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अब पढ़ के मेरा भला कैसा होगा, मतलब कि सही डायरेक्शन क्या होगा, वो डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। आप सोच के देखिए, तुम मैथ का कोई टॉपिक सोच लो, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, कुछ भी उठा लो, 500 लोग 500 तरीके से पढ़ाए होंगे। हाँ, पढ़ने के बाद उसको क्या होगा, तो तुमको दिशा की ज़रूरत है, तब तुम्हारा दशा बदलेगा और तब जाके जो है ये होगा कि अच्छा ये जो पढ़ रहे हो ये सारी चीज़ें ये इंप्रूव होगी। जैसे कि मैं सीटेट पर ओपन सेशन कर रहा हूँ, अगर बिजनेस के रिगार्डिंग मैं बोलूँ तो सीटेट पर मैं वीडियो बना रहा होता लाइव इस समय आपको साथ ओपन सेशन करने के बजाय, तो डेली बैट्स को ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता, लेकिन स्टूडेंट को प्रॉफिटेबल नहीं होता, डेली बैट्स को प्रॉफिटेबल होता, क्योंकि बच्चे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता, 4 कंटेंट पढ़ लेता, वो कोर्सेज ज्वाइन करता। तो 5 साल पहले भी बोला था, तो 5 साल बाद भी कह रहा हूँ। तो कहने का मतलब कि गाइडेंस हमेशा फ्री रहता है। तो ये मेरे को डे 1 से क्लियर है, क्योंकि मुझे बहुत टाइम के बाद रियलाइज़ हुआ कि अच्छा बच्चों को सही गाइडेंस मिल जाए तो 12th पास बच्चा, ग्रेजुएशन पास बच्चा भी मोर देन सफिशिएंट है 1 लाख रुपए का पर मंथ अर्निंग करने के लिए। और नहीं तो तुम यूजी कर लो, पीजी कर लो, बीएड कर लो, 2 बार पीजी कर लो, 4 बार पीजी कर लो, ये फलाना फॉर्म ढिकाना फॉर्म भर दो, 30,000 रुपये के महंगे हो जाओगे, क्योंकि सही गाइडेंस अवेलेबल नहीं है। तो गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत रहता है। इंटरनेट के ज़माने में सब्जेक्ट पढ़ना कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तुम कोई सा ऐसा टॉपिक बोल दो जो तुम्हारे सब्जेक्ट में और तुम यूट्यूब पे सर्च कर दो तुमको मिल ना जाए, ठीक है। तो सोच के देखिए, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट यही है कि जो एनर्जी लगा रहा है वो राइट डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो देखो, मैंने आपको सीटेट के रिगार्डिंग बताया, तो क्यों जॉब वाली बात पर भी मैं 50% एनर्जी सीटेट, 50% एनर्जी जॉब पर दे रहा हूं। अरे यार, 150 में 90 नंबर पाना कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। कोई डेली बैट्स की प्रिपरेशन क्लासेस में एनरोल्ड है, जितना क्लास में कराया गया है पेपर के 30 दिन पहले सारा कुछ पढ़ ले और मॉक सॉल्व कर ले, तुम्हारा 150 में 110 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन तो तब भी उठता है ना उसके बाद, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमको, मतलब क्वेश्चन ये है ना कि आप सेलेक्ट कैसे होगे, उसके बाद जॉब में कैसे जाओगे। तो उसके लिए फिर आपको वो करना पड़ेगा जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ। जैसे अभी शुभांगी बात हो रही थी, उसने बोला कि सर हमने अब्रॉड वाला कभी एक्सप्लोर नहीं किया। हाँ, आज आए मीटिंग में बात उठा, अब सर्च करोगे तो दिखेगा भी, ठीक है। तो माइंड है ना, सोचते सोचते बनता है, यार ये भी एक ऑप्शन है जो किया जा सकता है, ठीक है, कि ये भी एक चीज़ है जो किया जा सकता है। जैसे कि आज से 10 साल पहले ना तुम में से कोई भी ऐसे नहीं सोचा था कि हम किसी ओपन सेशन में इस तरह से ज्वाइन करेंगे। आज से 10 साल पहले कोई एडटेक जानता भी नहीं था, एडटेक पर कोई बातें भी नहीं करता था, लेकिन आज लोग कर रहे हैं ना। आज उसमें हजारों लाखों लोग अब काम कर रहे हैं, ठीक है। बात यह है, 5 साल पहले मेरी मदर मेरे से कहती थी कि जो है, आज भी कहती हैं खैर, तो मेरी मम्मी मुझसे क्या कहती हैं, कह रही हैं कि बेटा ये गवर्नमेंट जॉब वाला ये बहुत गलत डिसीजन है जो तुम छोड़ रहे हो, और ये वो ये तुमको क्यों नहीं करना है। वही चीज़ मेरे से कह रही थी। और आज मुझे लगता है, मैं एडटेक में काम करता हूँ तो मुझे लगता है भाई इतना कुछ करने के लिए कि संभल नहीं रहा है, ठीक है, इतना कुछ करने के लिए कि संभल नहीं रहा है, ये चीज़ें रहती हैं। तो वो जब तक ना आप एक्सप्लोर नहीं करोगे ना समझ में नहीं आएगा। तो जब आप बीएड कर रहे हो, सीटेट वगैरह पेपर दे रहे हो, जब आप जॉब की तरफ जा रहे हो, तभी से इन ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर करना शुरू कर दीजिए। सीटेट इज जस्ट अ बिगनिंग। सीटेट का पेपर 1 प्राइमरी का टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है। प्राइवेट स्कूल में सीटेट पेपर 2, मतलब गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों में सीटेट का पेपर 2 दिए,
लेकिन यार व्हाट इफ अगर गवर्नमेंट टीचर नहीं है तो डोंट वी हैव सम अदर बेटर ऑप्शंस? क्या आपने कभी सोचा है? नहीं तो अदरवाइज तुमको हमेशा लगेगा कि अरे गवर्नमेंट में नहीं हुआ इसलिए प्राइवेट टीचर है। देयर आर फार बेटर थिंग्स। जो आप सोच रहे हो कि अच्छा नहीं नहीं ये तो केवीएस में हो जाएगा, 40,000 रुपया मिलने लगेगा तो सिक्योर्ड हो जाएगा, ठीक है। देयर आर सेवरल अदर ऑप्शंस कि 1 महीने में 4 लाख भी मिल सकता है। जितना वहाँ हो सकता है रिटायरमेंट तक कमाओ उतना हो सकता है यहाँ पर 2 साल में कमा लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इस पर भी थोड़ा हम लोगों को मतलब क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज होगा क्या? आपको एक मैं एग्जांपल दूं एंड देन आई विल रैप अप द सेशन। कुछ दिन पहले डेली बाइट्स पर एक शॉर्ट आया था जहां मैंने बताया कि टीचर्स को अपने स्किल पर काम करने की ज़रूरत है, दे शुड लुक फॉर बेटर पे चेक्स, और उनको कहाँ ज़्यादा बेटर पेमेंट मिलता है। तो मेरी एक स्टूडेंट रही है बहुत पहले, वो क्या लिख के भेजती, सर टीचर तो टीचर होता है, आप टीचर को पैसे से क्यों तौल रहे हो? अबे ये तो बिल्कुल कुछ वैसी बात हो गई कि सर भिखमंगा तो भिखमंगा होता है, बड़े भिखमंगे छोटे भिखमंगे क्यों तौल रहे हो? सर गाड़ी तो गाड़ी होती है, सर 4 पहिया तो 4 पहिया होता है, चाहे ठेला हो, चाहे फॉर्चुनर हो, चाहे मारुति हो। अबे तीनों में औकात में फ़र्क है भाई, ठीक है। टीचर तो टीचर होता है, हाँ तो तुम्हारे स्टूडेंट को छोड़कर कोई और तुमको रिस्पेक्ट नहीं देगा। ऐसे तो तुम 2 लोगों को ट्यूशन भी पढ़ाते हो तो बच्चा तुमको भगवान समझता है जितना देर तक तुम पढ़ा रहे हो, लेकिन सोसाइटी तुमको नहीं समझे, सोसाइटी क्या है, ट्यूशन पढ़ाता है। लेकिन उसी ट्यूशन से 2 लाख रुपए कमाते हो ना, तो लोग कहेंगे अबे ट्यूशन में ऐसा क्या पढ़ाते हो, कैसा पॉपुलर ट्यूटर है यार, 2 लाख रुपए कमाता है यार। तुरंत नजरिया चेंज हो जाएगा, क्योंकि पैसा देखते ही वो पूछने वाला है, वो फैल जाएगा वो आदमी। तो कह रही सर टीचर तो टीचर, और उल्टा ज्ञान भी दे रहे हैं। वो सेशन जॉब रेडी स्किल के रिगार्डिंग था, वहाँ यही बात समझाया जा रहा था कि करियर में खुद से झूठ मत बोलिए। जॉब रेडी स्किल में इस बात पर बहुत खुल के चर्चा होता है कि करियर में खुद से झूठ मत बोलिए कम से कम, कि हम चाहते हैं कि स्टूडेंट खेलने के माहौल में पढ़ना सीख पाए। अबे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि छत आदमी जो अपना सर संभालता है, कहीं ईंटा ना टूट के गिर जाए सर पे, सरकारी स्कूल में, ठीक है। बच्चा जो खेल खेल में सीखेगा। अबे मिड डे मील में ठीक से सब्जी रोटी नहीं मिल रहा है उसको, खेल खेल में सिखाओगे क्या? पेट तो भरा नहीं है उसका। भाई बुद्धिजीवी होने के लिए आपको पहले फुर्सत में समय भी तो होना चाहिए, ठीक है। जो भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनका पेट भरा रहता है तब जाके इंटेलेक्चुअल बनते हैं। इंटेलेक्चुअल बनने के लिए पेट भरा रहना चाहिए भाई। तो आप लोग भी ये सब ना, देखिए आपकी गलती नहीं है कि आप लोग जानबूझ के गलत नहीं सोच रहे हो, ध्यान दो। वो ना थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है थॉट प्रोसेस में ही, अपब्रिंगिंग वैसी हो जाती है, तो हम उसी तरह से सोचने लगते हैं हम लोग। हमको लगता है कि अरे यार नहीं हमको ये करना वो करना नहीं। प्रायोरिटीज बहुत क्लियर रखिए, बहुत सॉर्टेड रखिए। अब कोई कह रहा है सर टीचर तो टीचर है, क्यों? क्योंकि कोई टीचर पैसा कमाने की बात कर दे इंडिया में तो लोगों को हजम नहीं होता है। क्योंकि आज भी इंडिया में टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि टीचर पैसा कमाने में बात कर दे तो लोगों को हजम नहीं होगा। लेकिन अभी तुम स्टूडेंट हो ना, तुमको लग रहा है कोई टीचर होगा ना, उससे जाके मैं सुनना मैं क्या कह रहा था, ठीक है। उसको मेरी बात जो अपने दिल और सर आंखों बैठा लेगा। क्योंकि जब आप प्रोफेशन में उतरते हो तो आपको रिक्वायरमेंट समझ में आता है क्या चल रहा है। क्योंकि आज भी अभी लोगों को मतलब एक्सेप्टेड नहीं है कि टीचर जो है पैसे बात कर रहा हो, टीचर मतलब जो है टीचिंग प्रोफेशन का व्यक्ति बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ और मतलब कह लो कि ज़्यादा पेचेक के बारे में बात कर रहा हो, ठीक है। टीचिंग तो एक मोरालिटी टाइप का थोप दिया गया, भैया तुम फ्री में करो, ठीक है। तो यार मतलब यू नीड ब्रेड बटर, आपको ब्रेड एंड बटर की ज़रूरत है। सिर्फ टीचिंग ही क्यों? फिर तो तुम्हारे पेरेंट्स अगर ठेला लगा रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, कोई फूड आउटलेट रन कर रहे हैं, तो बोल दो गरीबों को फ्री में खिलाना चाहिए, इतना महंगा क्यों खिला रहे हैं, ठीक है। उनको तो फिर फ्री में खिलाना चाहिए। किसी के पेरेंट का गैराज है, उनकी गाड़ी खराब हो गई, फ्री में सही कर दो। और तुम्हारी मेड तुम्हारे यहाँ आती है काम करने, तुम क्यों सोचते हो कि उसको 2 रुपया कम दें? अगर ज़्यादा अच्छी मेड रहेगी 2 रुपये बढ़ा के दोगे तो हाँ, तुम्हारे साथ भी जॉब में फिर ऐसा ही है, ठीक है। तो आप अपने लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें, तो इस पर ना बहुत स्पष्ट रहा करो। क्योंकि अगर तुम अपने शब्दों को लेकर क्लियर नहीं हो तो इसका मतलब है कि तुमको खुद क्लियर नहीं है क्या चाहिए, और जब तक तुमको क्लियर नहीं है मिलेगा भी नहीं।
ठीक है, एकदम स्पष्ट रहना चाहिए गोल कि भाई ये चीज़ है और ये सारा चीज़ है। चलिए खैर ठीक है। हाँ, जो भी बीएड वाले कैंडिडेट है अपना हैंड रेस कर ले, जिनको भी बीएड वर्ड से रिलेटेड कुछ डाउट है या कोई और डाउट है, रेस्ट ऑल ऑफ यू कैन टेक योर लीव। जिसको भी कुछ डाउट इंक्वायरी रुक जाएंगे। प्रगति, आई एम कमिंग टू यू।